मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि मैंने एक्सपोर्ट्स मार्केट को बहुत हल्के में ले लिया कि जब मैंने एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश करी तो 6-7 महीने बीत चुके थे, एक्सपोर्ट्स तो नहीं हुआ। इंपोर्ट करने की कोशिश करी चाइना से तो 35-40 लाख डूब गए, वो अलग। आपको ऐसा लगता होता है कि भाई एक्सपोर्ट्स कर लेंगे, ये होगा वो होगा, बट एक्सपोर्ट्स तो पहले साल आप मत एक्सपेक्ट करो। अगर कोई बोलता है कि पहले 1 साल 2 साल में करोड़ों बनाओगे, नहीं भाई। एक बात बताता हूँ, इंडिया में जितने 80% एक्सपोर्ट कोचेज हैं वो एक कमरे के बाहर कभी निकले नहीं हैं। एग्जैक्टली जितनी टाइप ऑफ एलसी सिखाई जाती है इंडिया में, अच्छा इशू ही नहीं होती इंडियन बैंक्स के थ्रू, ना एक्सेप्ट होती है। आपको मैं बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, चाइना की ऐसी 2 बहुत बड़ी B2B सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में चलते हैं जहाँ पे कॉपर स्क्रैप में 99% नकली सेलर हैं। बायर्स डेटा के नाम पे बहुत लोगों को ठगा गया। ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं इंडिया में जो लाखों के बिक रहे हैं। इसमें बायर्स का डेटा आप इन्हें पिच करो। बायर डेटा आप ऐसा समझिए कि आपके पास मुकेश अंबानी का नंबर आ गया। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और पॉडकास्ट हमारा। आज के पॉडकास्ट में आप लोग अगर नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, पहले लोग या दूसरे वो लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं लेकिन नॉलेज कम है, नहीं पता कि बिजनेस कहां से आएगा, नहीं पता कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, नहीं पता कि कौन सी कंट्री ऐसी होगी जहां पर आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए बड़ा कंजम्पशन पावर है। इन सारी चीजों को हमें देखना समझना पड़ेगा अगर आपको एक बिजनेस चलाना है, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में घुसना है तो यह पॉडकास्ट आपको आखिर तक देखना होगा, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो एक्सपोर्ट्स कोच हैं। उनके पास जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आपने आज आखिर तक पॉडकास्ट देखा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले वेलकम कीजिए, हमारे साथ फहद सिद्दीकी जी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, आप यहाँ आए हो तो मैं ये चाहता हूं कि आज हमारी जो ऑडियंस है, जो अभी अभी हमारे साथ कनेक्ट हुई है, उसे ये A to Z पता लग जाए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस फायदे का सौदा है, मुनाफे का काम है या नहीं है, या फिर ये एक ड्रीमी वर्ल्ड है कि बस मैंने सोच लिया मुझे भी, मेरा भी धंधा बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल 100%, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो सर, यहीं से शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा यही है आपसे, कभी तो आपने भी शुरू किया, हाँ। कभी तो आप भी जीरो पे थे, कभी तो आप भी ब्लैंक थे। हाँ। उस सिचुएशन पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी खड़े हैं और मैं भी बोलूं, मेरे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो जो पहला दिन होता है जब कुछ नहीं पता होता है, वहां से मैं शुरू करना चाहूंगा। आप अपनी जर्नी भी बताओ और एक आज के चैलेंजेस जो हैं वो भी। सर, मेरी जर्नी तो बड़ी ही डिफिकल्ट सी स्टार्ट हुई थी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा कि आई स्टार्टेड माय एक्सपोर्ट्स जर्नी इन 2020। अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स नाउ, 6 इयर्स, 7 साल होने को हैं अब। ठीक है। एंड जब मैं मार्केट में घुसा था तो मैंने कुछ छोटे मोटे कोर्स कर लिए थे, बेसिक से इंडिया में जो उस वक्त पे अवेलेबल हुआ करते थे। कुछ ऐसे टीचर्स बैठे हुए थे यूट्यूब पे जो किताब कॉपी रजिस्टर लेके, कोविड का टाइम था, ऑनलाइन का। हाँ पूरा। तो आई वॉज अ पोल्ट्री फार्मर देन। उस वक्त मैं भोपाल में, सीहोर एक डिस्ट्रिक्ट है भोपाल के पास, वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग करता था। तो मैंने सोचा क्या मतलब फाइनेंशियल क्रंच था। मम्मी पापा कहते थे बेटा कुछ कर ले। आई वॉज 25 देन। तो करने के चक्कर में मैंने उनके वेबिनार सेमिनार लिए, सारी चीजें ली एंड मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट 2-3 गुरुजी लोगों के कोर्स ज्वाइन कर लिए थे। सीखा, मुझे ऐसा लगा मुझे आ गया है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आ चुका है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि मैंने एक्सपोर्ट्स मार्केट को बहुत हल्के में ले लिया। अच्छा। इतना हल्के में ले लिया कि जब मैंने एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश करी तो 6-7 महीने बीत चुके थे, एक्सपोर्ट्स तो नहीं हुआ। इंपोर्ट करने की कोशिश करी चाइना से तो 35-40 लाख डूब गए, वो अलग। अच्छा। हाँ, तो आई लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 35-40 लाख रफली बैक इन दोज डेज। और मैं कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करना चाह रहा था इंडिया में। तो ये मुझसे गलती हो गई उस वक्त पे कि यार मैंने धंधे को बहुत हल्के में ले लिया। मुझे ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं। मतलब मैं 25 साल का था तब, और हर 25 साल के लड़के को ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ आता है, और एक 65 साल के बूढ़े को भी लगता है उसको भी सब कुछ आता है। और यही दोनों खतरे की सीढ़ियां हैं। दोनों के लिए खतरे की सीढ़ियां हैं। दोनों को नहीं आता है किस फील्ड में जिसमें आप जाना चाह रहे हो उसमें। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और वो मेरे लिए एक, जिसको आप कह सकते हो ना, यूरेका मोमेंट था कि भैया मैं उठ के जगा भागा कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। तो तब से लेकर अब तक इट हैज ऑलवेज बीन अ लर्निंग जर्नी। एक्सपोर्टर बना, मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स किया, रफली 7-8 देशों में काम किया। अभी तंजानिया में खुद की कंपनी है, इंडिया में खुद की कंपनी है। अब तो मेरा छोटा 6 साल के अंदर
हाँ 6 साल के अंदर ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड माय कंपनी बैक इन 2023 इन तंजानिया अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले मैंने तंजानिया में स्टार्ट की थी कंपनी, आज जहाँ जिस डेट पे हम बैठे हैं तब। एंड अब तो मेरा छोटा भाई देखता है, उसको पूरा ऑटोमेशन पे है बिजनेस, वहाँ पे स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस है, घर है, सब कुछ है, ठीक है, पूरा ऑटोमेशन पे है। तो ये चीज़ें हैं, 7-8 फिगर तक टच किया, आराम से खींचा, लोगों को खिंचवाया, एक्सपोर्ट्स कोच बना। आई बिकेम एन एक्सपोर्ट्स कोच अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल पहले। एंड उसके बाद से इट हैज़ बीन ऑलवेज लवली जर्नी, मतलब ईश्वर का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया, मतलब छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा, वो ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया कि तुम हेल्प करो, किसी के एक जरिया बनो। परफेक्ट। कि भाई आप उनको एक्सपोर्ट स्टार्ट कराओ। एंड मज़ेदार चीज़। लेकिन वो जो 6 साल रहे हैं उसमें से शुरू के जो 1 साल रहे हैं वो जहर का घूंट पीने वाली बात थी। कि आपको ऐसा लगता होता है कि भाई एक्सपोर्ट्स कर लेंगे, ये होगा वो होगा, बट एक्सपोर्ट्स कोई लाइमलाइट का धंधा नहीं है। आग का दरिया है, डूब के जाना है और सूमड़ी में लोमड़ी बन के काम करते रहना चुपचाप। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा डेली, बिल्कुल, ठीक है, कोई आपको अवार्ड नहीं पकड़ाएगा डेली, कोई आपकी पीठ डेली नहीं थपथपाएगा, रिश्तेदारों की गालियां आएंगी, लोग आपको स्मगलर बोलेंगे कि क्या कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और जब मैं अपने खराब दौर से गुजर रहा था उस वक्त पे, तो मुझे ऐसा लगने लगा था, मैं आज भी अपने सेशंस में लोगों को बोलता हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अंडे का ठेला खोल लेता तो मैं शायद ज्यादा पैसे कमाता पर डे, कम से कम मैं 1000 रुपए पर डे कमा के जाता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा था, और आप मानोगे नहीं, 6-8 महीने कोई सेल नहीं, जीरो बैठे हुए, स्टिल आप लगे हुए थे, और कोई ऑप्शन नहीं था सर। मुर्गी तो पाल ही रहा था मैं, दूसरा एक्सपोर्टर बनना था, बिल्कुल, नौकरी मुझसे होती नहीं। तो अब जिसके पास डू और डाई होता है और प्लान बी नहीं होता है, वो सबसे तेजी से बिल्कुल बिजनेस करता है, क्योंकि उसके पास शिद्दत होती है, ले दे के शिद्दत है फ्री की। और वो जो टाइम था उसने जो मेरे अंदर लोहा गढ़ा, वो आज तक मैं ऐसा मानता हूं कि 90% माइंडसेट को मैच नहीं कर सकते वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो हार्डशिप देखी नहीं है, वो पेन देखा नहीं है। वो क्या रहता है कि अपने एक शहर में, अपने एक कॉलोनी में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 शहर में ही सिमट के रह जाते हैं। बिल्कुल। उनको ऐसा लगे कि बॉम्बे इज एवरीथिंग, उनको ऐसा लगे कि दिल्ली इज एवरीथिंग। अब दिल्ली में देखोगे तो एक छोटे से आप क्या हो, आप एक गली में भी कोई नहीं जानता आप, बिल्कुल कोई नहीं जानता आपकी। हकीकत बात तो ये है, दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। जब मैंने एक्सपोर्ट्स करा, लोगों से बात करी, फॉरेनर्स से बात करी, मुझे समझ में आया कि यार वी आर जस्ट लाइक एन एंट, चींटी बराबर हमारी हैसियत है दुनिया में। बिल्कुल। और आपको इतना कुछ सीखने को है कि आप मरते दम तक सीखोगे तो भी कम है। तो वो मेरी जर्नी रही है सर, यहाँ तक पहुंचने की। अच्छा, वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरे की ठोकरों से सीख लो, क्योंकि खुद ठोकर खा के सीखोगे तो जिंदगी बीत जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये 6 साल के जो ठोकरें हैं ना, एक एक करके इस पर आऊंगा, आपसे बात करूंगा। बट मैं अभी आप बात कर रहे हो थोड़ा सा टॉपिक से हटकर, मैं एक साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त पर ठोकरें खा रहे थे आप, उस वक्त पर डील कैसे किया? क्योंकि ठोकरें बहुत लोग खा रहे हैं अभी। सर ठोकरें खा रहे थे तो डील करने का एक ही तरीका था मेरे पास कि जो चल रहा है उसको चलने दो। पहली बात तो ये कि आपकी जो दाल रोटी जहाँ से आ रही है उसको पहले कट मत करो। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपके पास 20,000 की भी इनकम है मंथली, तो आने दो उसको, पहली चीज़। क्यों? क्योंकि वो बंद हो जाएगी तो आप सड़क पे आ जाओगे। मतलब आप मेन स्ट्रीम, मेन इनकम सोर्स को बंद करके दूसरे पे मत कूदो, एकदम से मत, एक चलने दो, रोटी का इंतजाम होने दो, रोटी कपड़ा मकान आने दो, रोटी कपड़ा मकान आने दो, एटलीस्ट आपकी एक डिसेंट इनकम बनने दो वहां से। और उसको बनने में भी थोड़ा वक्त लगता है, वहां तक पहुंचिए। बिल्कुल। अब मैं उनसे बात करूंगा जो जॉब छोड़ चुके हैं। जो जॉब नहीं छोड़े हैं, तो भाई मैं आपको ये कह सकता हूं कि यू हैव अ गुड टाइम। आप जॉब करते करते सीख लो, इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता। लोग मुझसे बोलते हैं कि सर जॉब के साथ कैसे होगा एक्सपोर्ट, मैं बोलूंगा भाई जॉब के साथ ही होगा एक्सपोर्ट्स, उसी के साथ करना चाहिए। Until and unless you are kicked out, आपको भगा दिया गया है या टर्मिनेट हो गए हो या जानबूझ के छोड़िए, तो एक अलग सिनेरियो है कि भैया छोड़ ही दिया, अब तो कफन सर पे बांध लिया है। बिल्कुल। लेकिन जब तक नहीं बांधा है तो उसके साथ सीख लो, क्योंकि आपके पास वो टाइम है, वो थोड़ा फ्रीडम है, तो उसका लेवरेज लो। मैं कहता, एक कहावत है कि अगर तुम्हें जिन्नात पालते आते हैं ना, तो जिन्नातों से अपने घर का झाड़ू पोछा लगवाओ, है ना। यूज योर डीमंस फॉर योर ओन एडवांटेज। तो अपनी जॉब को हिंड्रेंस मत सोचो, वो आपका एडवांटेज है। बिल्कुल। और जब नहीं है जॉब, कोई बात नहीं, तब करेंगे, तब की बात तो अलग है। अच्छा,
सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ग्लैमरस है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं भी सोच रहा था कि एक नए बिजनेस एक बैकअप प्लान के ऊपर सोचा जाए, तो लोगों ने सलाह, अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत फायदा है भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में घुस जाओ, उस फलाने को देखो उसने एक्सपोर्ट का काम किया और अब देखो बैठे बैठे लाखों करोड़ों छाप रहा है। ये बहुत ड्रीमी वर्ल्ड है, जैसे मैं कहूंगा ना लाखों करोड़ों छाप रहा है, हर किसी को लग रहा होगा हाँ यार बात तो सही है, हम भी करते हैं, हम भी लाखों करोड़ों छाप रहे हैं, बट सबके बस की बात नहीं होती है। मैं इसी पर आना चाहता हूँ, क्या ये इतना ड्रीमी वर्ल्ड है? क्या लाखों करोड़ों छापना इतना आसान है कि थोड़ा सा अगर आपने टैक्टिस सीख लिए, थोड़ा सा अपने काम करने का तरीका सीख लिया तो आप छाप सकते हो? अप्रोच के ऊपर है, एफर्ट्स के ऊपर है, किस्मत के ऊपर है, किसके ऊपर लाखों करोड़ों है? सर पहला साल जो होता है आपका सबसे डिफिकल्ट होता है। पहले साल आप कुछ मत एक्सपेक्ट करो कि मैं करोड़ बनाने वाला हूं, मैं 20 लाख 50 लाख बनाने वाला हूं। ओके, पहले साल में आपको सिर्फ सिस्टम्स को समझना है और सिस्टम्स का एक पार्ट बनना है, ठीक है। क्योंकि आपको एक्सपोर्ट्स का माइंडसेट डेवलप करने में 4 महीने 6 महीने लग जाएंगे। एक कंट्री के एक प्रोडक्ट को समझने में आपको 2 महीने लगेंगे। ओके, तो पहले साल आप मत एक्सपेक्ट करो। अगर कोई बोलता है कि पहले 1 साल 2 साल में करोड़ों बनाओगे, नहीं भाई, नहीं बनाओगे। अगर आप वो सेकंड ईयर के थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए तो भाई फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। लेकिन तो भी लाइमलाइट नहीं है सर। अगर आप मेरे अटायर को देखो तो मैं शर्ट पहन के बैठा हुआ हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्टर सूट बूट में नहीं घूमते। क्यों नहीं घूमते? हमें फील्ड में रहना है, हमें क्लाइंट से नेगोशिएशन करना है, राइट। ठीक है। हमारे पास समय थोड़ी है कि हम ब्लेजर पहनेंगे, टाई लगाएंगे, कफ लिंक बांधेंगे हाथ में और बढ़िया से टिप टॉप बन के रहेंगे। नहीं है, हम तो फील्ड वाले लोग हैं भाई, हमारा काम है हाथ भिड़ाना। बिल्कुल। जिस इंसान ने हाथ भिड़ाए हैं वो कभी सूट बूट पहन के एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता, ना सिखाएगा वो। एक्सपोर्ट्स कौन सिखाता है सूट बूट पहन के? जिन्होंने एसी हॉल से स्टार्टिंग करी है अपनी, राइट। जिनको सिर्फ कोच बनना है, टीचर बनना है, कि बताना है कि ये स्कीम है, ऐसा करना है, वैसा करना। नहीं भाई, एक्सपोर्ट्स देसी धंधा है। मैं अफ्रीका में बिजनेस चलाता हूँ, अफ्रीका में कोई सूट बूट नहीं पहनता। सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तब सूट बूट पहना जाता है, नहीं तो आप फील्ड में घूम रहे हो भाई। और इतनी गर्मी में इतनी गर्मी में 35 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे हो, सड़ी ह्यूमिडिटी वहां पे रहती है, पसीना टपक रहा होता है, आपका एक रुमाल से पोंछ रहे होते हैं आप, और आप लोगों को बोल रहे हो कि यार ऐसा होगा। नहीं, पहले 1 साल 1.5 साल आपकी लर्निंग के लिए है, और आपको बस कोशिश ये करनी है कि एक सही सिस्टम सीख के 3 से 6 महीने में 1 या 2 एक्सपोर्ट कर लेने हैं। परफेक्टली। पहला गोल ये है अपना। ओके। इसके अलावा जो दूसरा गोल है कि जब 1-2 एक्सपोर्ट हो गए आपके 6 महीने में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है, भूत नहीं है। अभी तो ये भूत है, बिल्कुल। अभी तो ऐसा लगता है कि कंटेनर है, अभी तो एक सपना है, एक सपना है, जहाज है, सामान आएगा जाएगा, फॉरवर्डर से क्लियर होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ये क्या होता है। जब वो 1-2 बार घुमा लेते हो ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं स्केलिंग की। कि अब क्या चैलेंज थे कि 6 महीने में 2 हुए, अब उसको कैसे पूरा करना है कि हर 2 महीने में 1 हो, मतलब 6 महीने में 3 हो पहले। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि बढ़ के 20 कर देंगे हम। कंपाउंड करता है ये, कंपाउंड करेगा कि साल भर आप देख लोगे ना, साल भर में आपको लगेगा यार मैंने 7-8 एक्सपोर्ट कर लिए, तब आपको इफेक्ट लगेगा। सेकंड ईयर से 7-8 पहले साल का, 7-8 दूसरे साल का, 14 आपके पास ग्राहक हो। बिल्कुल। अब कंपाउंडिंग दिख रही है आपको कि अब रिटेंशन आने लगा। अब रिटेंशन आने लगा कि हर महीने अब मेरी सेल्स हो रही है। तो असली मैजिक जो होता है एक्सपोर्ट्स का, सेकंड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। लेकिन वो सर सेकंड ईयर पहुंचने के लिए फर्स्ट ईयर को गुजरना पड़ता है। वो तब स्टार्ट होता है जब फर्स्ट ईयर को काट लो आप। और इसीलिए आपने कहा था कि फर्स्ट ईयर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि 1 साल का जो है पीरियड है, अगर आप बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए तो आप ना ये चला पाओगे ना वो। हैंड टू माउथ होने से बचना है सर, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ। अगर नौकरी नहीं छोड़ी है तो मत छोड़ो, छोड़ दी है तो देन इट इज ओके, फिर तो हम लड़ेंगे, फिर तो कफन है, फिर तो कफन मान लिया, फिर तो हमें लड़ना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अब ये तो क्लियर है कि भाई पहले साल आपका मद्दा रहेगा, दूसरे साल से कुछ इंपैक्ट देगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ग्रो करते जाओगे, अगर आप सस्टेन कर गए। मेरा पॉइंट ये है कि इसे अगर मैं कह रहा हूं कि ये पॉडकास्ट इज अ मास्टर क्लास ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इन दैट सिनेरियो मैं स्टेप 1 से शुरू करना चाहता हूँ। एक बात, जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है, आप वहां से स्टार्ट करो। कैसे आपको प्रोडक्ट चूज करना है, क्योंकि मुझे काम करना है, बट ना मुझे प्रोडक्ट पता, ना मुझे सर्विस पता। मुझे ये भी नहीं पता कि इतनी सारी कंट्रीज में से मुझे कौन सी कंट्री में क्या सप्लाई करना है, कहाँ से एक्सपोर्टर कहाँ से मुझे बायर मिलेगा, कहाँ से मैं सामान खरीदूं, सब कुछ कैसे चूज होता है। आपने वैसे 2-3-4 महीने का सवाल मुझसे जल्दी ही पूछ लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बताने का। देखिए, जब भी आप एक्सपोर्ट्स में एंटर करो, आपको सबसे पहले जो काम करना है प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले, वो काम करना है अपनी पर्सनैलिटी पे। ओके।
मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं, आप मान लो फर्ज करिए आप मेरे फॉरेन बायर हैं, ठीक है। मैं अगर आपको जबरदस्ती बेचने की कोशिश करूंगा, आप मेरे से कभी नहीं खरीदोगे, बिल्कुल। आप भाग जाओगे उल्टा और गाली दोगे मेरे पीठ पीछे, अलग कि फहद आया था जबरदस्ती पीछे लग जाता है, जैसे डोर टू डोर सेल्समैन के साथ होता है, वो जैसे जाता है, पॉलिसी देने वालों के साथ हाँ, होता है। भाग लेते हैं लोग, यार तुम भागो तो इधर से यार, लेना भी होगा उसको तो वो उससे लेगा जिससे उसकी मर्जी है, मर्जी है, बार बार जाओगे तो इरिटेट होगा, तुमसे होके बिल्कुल भाग नहीं जाएगा। लेगा। तो सबसे पहले आपको अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है, स्टार्टिंग विद कम्युनिकेशन। ओके। आपको पहले बेसिक कम्युनिकेशन एंड उसके बाद मिड लेवल या एडवांस लेवल कम्युनिकेशन सीखनी होगी। ओके। अब मार्केट का एक कम्युनिकेशन सिखाने के तरीके हैं। पहला, या तो आप अपनी चॉइस से सीख लो, या तो मार्केट आपको पटक दे और हर महीने पटके तो मजबूरी में सिखा दिए जाओगे। क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को सामने कन्वे नहीं कर पा रहे हो तो कैसे समझेगा आप क्या बता रहे हो। वैसे ही उसको आपकी वाली इंग्लिश नहीं आती है, आपको उसकी वाली इंग्लिश नहीं आती, एक्सेंट का डायलेक्ट का फर्क है। बिल्कुल। रशियन को बेच रहे हो तो रशियन इंग्लिश है, वो हिंदी इंग्लिश बोलेंगे भी नहीं ठीक से। चाइनीज है तो चाइनीज बोल लेंगे लेकिन उनका डायलेक्ट अलग है, अमेरिकन अलग है, यूके वाले अलग है। वैसे ही परेशानी हो रही है और आपको और नहीं आता समझते। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश, कम्युनिकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जब तक अच्छाई पता नहीं है सामने वाले को, उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। और प्रोडक्ट्स आर नेवर सोल्ड, आउटकम्स आर सोल्ड। अगर आप किसी को बोलोगे कि यार मेरे से जिम की मेंबरशिप ले लो, नहीं सर, वो जिम की मेंबरशिप तब लेगा जब उसको 2 गोल्स होंगे, या तो उसको फिट होना है बिल्कुल, या तो कल मरने वाला है और डॉक्टर ने बोला बेटा जाके तू कार्डियो कर ले, कार्डियो कर, ट्रेनिंग कर, तब लेना है। अगर आप उसको किसी आम आदमी को बोलोगे ना इंडिया में जिम की मेंबरशिप लेनी, 6 पैक ऐप बनाना है, नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको पता है, उसका मेंटल बैरियर रोक रखा है, मेरे 6 पैक ऐप बन ही नहीं सकते, बिल्कुल बन ही नहीं सकते, मेरी तो 10 इंच की तूंद है, 6 पैक कैसे बनेंगे। अब उसको बोलो कि यार तुम रिवर्स एजिंग करोगे, यार एज थोड़ी सी पॉज हो जाएगी तुम्हारी, जो चेहरे पे कम दिखेगी। अब वो इंटरेस्ट जागा उसका, बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा आएगा तो धीरे आएगा, धीरे आएगा कि 45 में 40 के दिखोगे, 25 के नहीं दिखोगे, 40 के दिखोगे। मरने का दिन तो तय है लेकिन एजिंग स्लो दिखेगी चेहरे पे आपके। नाउ अब उसके इंटरेस्ट की बात स्टार्ट होती है। अब ये करा जा सकता है गुरु, क्या करा मैंने, बोल तो वही रहा था, जिम तो मैं वैसे भी भेज रहा हूं उसको, समझाया मैंने क्या कि आपको 6 पैक नहीं बनाने, आपको अपनी एजिंग को कम करना है, जो अपने डिजीजेस जो आपके पास बीपी, शुगर, डायबिटीज, फलाना ढिमकाना, इसको कम करना है, कंट्रोल में लाना है। राइट। अब उसके कान खड़े हुए कि ओके अब मेरे फायदे की बात है, 6 पैक मेरे फायदे की बात थोड़ी है, मैं कौन सा ऋतिक रोशन बन रहा हूँ। 99% लोगों को 6 पैक एब्स नहीं चाहिए सर वर्ल्ड में, बिल्कुल, ना उनका कोई काम के, ना वो मेंटेन होंगे, बिल्कुल, लेकिन उनको एंटी एजिंग चाहिए, उनको डिजीज रिवर्सल चाहिए, मतलब उनके काम की बात चाहिए। तो जब भी आप मार्केट में घुसो, पहली चीज है कम्युनिकेशन, दूसरी चीज है आपका आउटकम्स आपके प्रोडक्ट से, नॉट जस्ट प्रोडक्ट कि यार मैंने एक मैट्रेस बेची, मैट्रेस बहुत अच्छी है, क्या करे वो आपकी अच्छी मैट्रेस का। आपने मान लो कोई एक मोबाइल बेचा, क्या करेगा अच्छे मोबाइल का, उसको बोलो कि सिर्फ फोटो अच्छी आती जिससे आप अपनी मेमोरी प्रिजर्व कर सकते हैं। अब बुद्धि चलना चाहिए, आप उसके मतलब की बात करना, मतलब की बात करो। अब अच्छा इसमें 5000 mAh की बैटरी है, मतलब अब दिन भर चलेगा ये फोन, उसके मतलब की बात है। उसको आपके टेक्स्ट स्पेक्स में कोई मतलब नहीं है कि क्या था इसमें, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इंडियन एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि वो लग जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट, मेरी सर्विस बेस्ट, मैं बेस्ट, मेरी प्राइस बेस्ट, फलाना बेस्ट, ठिकाना बेस्ट। अब सर एक बात बताओ आप, मैं किसी को बोलूं मैं तो बकरी बन गया ना मैं। बिल्कुल, कि मैं बोल रहा हूं कि मैं अच्छा हूं, आप मेरे से काम कर लो, क्यों करोगे काम। मैं बोलूंगा साहब हम आपके साथ काम करेंगे तो आपका ये भला होगा। अब आपका भला करने के लिए क्या जानना पड़ेगा मुझे, आपकी प्रॉब्लम। मैं कैसे आपका भला कर सकता हूं, पहले तो मुझे जानना पता पड़ेगा कि भाई साहब आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। राइट। आपकी प्रॉब्लम्स कब पता चलेंगी, जब मुझे कंट्री मेरी पता हो। अब कंट्री सिलेक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्ट और कंट्री की बात आ रही थी, तो प्रोडक्ट्स आर नेवर सोल्ड, आउटकम्स आर सोल्ड, कि आपका प्रोडक्ट बिकने के बाद उनका क्या भला होने वाला है। ठीक है ना, एक गंजे इंसान को कंघी बेचोगे तो कंघी खरीद लेगा, दाढ़ी में कंघी करेगा, बस हो गया वो। बेच तो दिया आपने लेकिन अल्टीमेटली इट इज यूजलेस टू देम सेकंड टाइम। बिल्कुल, रिटेंशन नहीं है वहां, रिटेंशन नहीं है वहां पे, दोबारा बाइंग नहीं है उधर। फिर बात करते हैं कि अब प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। बहुत लोग सर मुझसे पूछते हैं कि सर आप अफ्रीका काम करते हो, क्यों करते हो, चोरी चकारी डकैती ये है वो है। मैंने बोला तुम्हारा एंगल ही नेगेटिव जाता है तो क्या करें। आप बताओ सर, इंडिया में नहीं है चोरी, हर जगह डकैती नहीं है इंडिया में, बिल्कुल है, स्कैम्स नहीं है, बिल्कुल है, हर कंट्री में है। तो इतना ही तो मैं कह रहा था कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एग्जिस्ट। आपको सिर्फ अपने मतलब की चीजें आपको सिर्फ बिजनेस करना है, बिजनेस करना है।
और वो तो मोर देन हैप्पी है आपसे लेने के लिए, आप दो तो उसको। लोगों को ऐसा लगता है कम प्राइस में दूंगा तो सब बेच देंगे। सर कम प्राइस पे देने से सेल्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं बता देता हूं। आपने मास्टर क्लास बोला सर, मैं आपको आपके व्यूअर्स को मैं मास्टर क्लास देता हूं फ्री में, फोकट में अभी। वो क्या करेगा, आपके कॉस्ट का जो परफॉर्मा इनवॉइस आएगा वो अपने एग्जिस्टिंग सेलर को दिखा देगा कि सर ये इंडिया का फलाना आदमी है, कैन यू मैच दिस रेट। वो लेगा उसी से जिससे मैच कर देगा, वहीं से ले लेगा। अरे उसको मालूम है सर कि आप दो बार ट्राई करोगे सेल्स का, तीसरी बार ट्राई भी नहीं करने वाले। वो 2 बार उसको डिस्काउंटेड प्राइस देगा, तीसरी बार वापस इन्फ्लेट कर देगा। बिल्कुल। आप लेकिन वो जो मोशन क्रिएट हुआ था वो ब्रेक करके वापस उसी वो वापस आ जाएगा वहां पे। और आपने क्या किया, मार्केट छूट गया आपका। बिल्कुल। आपको उसने इतना डरा दिया कि आप मार्केट से भाग गए, जाना पड़ गया। तो बॉटम लाइन ये है कि सस्ते में माल नहीं बेचना है, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। उसमें सस्टेन ही नहीं करोगे सर, सस्टेन ही नहीं करोगे। सस्ता करते रह जाओगे तो सस्ता। अब एक बात बताइए सर, अगर एक बिगिनर मान लेते हैं 3 महीने पहले स्टार्ट किया, 6 महीने पहले स्टार्ट किया, 1 महीने पहले, ये तीनों मेरे लिए बिगिनर है। 1 साल पुराना एक्सपोर्टर जो कोई हुआ वो रेट दे सकता है, फर्ज करिए 100 रुपए की जगह 80 रुपए में। तो एक बात बताइए सर, जो 10 साल पुराना एक्सपोर्टर है वो नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकता है, दे सकता है। उसके पास क्या ट्रिक नहीं है, उसके पास क्या क्राफ्ट नहीं पता, उसको मार्केट नहीं पता क्या, उसको सब पता है। तो हमें रेट्स पे प्लीज फॉर गॉड सेक लड़ना बंद करना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि आपको प्राइस पे कट नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है ताकि वो आपसे खरीदे। मैंने सर, आप मानोगे नहीं, तंजानिया में जहाँ मेरी कंपनी है, चाइनीज जहाँ पे सबसे सस्ता मटेरियल आता है चाइना से, उससे महंगे में मैंने दिया, रिपीट सेल्स करवाई है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ सेलर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलेशन बिटवीन बायर सेलर्स, इस पे फोकस किया मैंने। जब वो बोलते थे कैन यू मैच दैट, मेरे पास सीधा सीधा आते थे अफ्रीकन्स और बोलते थे कि ये हमारी टी शर्ट है, कैन यू मैच दिस, वी सेड नो। पहला ही सवाल का जवाब नो, वी कैन नॉट मैच दैट। चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़ा, 10x है वैल्यू इंडिया से, हम मैच नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनको बोला इससे बेटर क्वालिटी है मेरे पास, और उससे दी। और आप मानोगे नहीं, इंडिया में ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, जो मॉल ऑफ इंडिया में आप जाओगे जिनका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में शोरूम्स होते हैं, उनसे बेटर क्वालिटी टी शर्ट दी है मैंने उसके 1/6 रेट पे। 1/6 रेट पे, मतलब जो उसकी रिटेल एमआरपी उससे 1/6 रेट पे। उस बंदे ने मिनिमम उस पर 50% मार्जिन बनाया है, बेयर मिनिमम। क्यों? क्योंकि मैंने कभी प्राइस कम्पीट किया ही नहीं, तो भी उसने मेरे से बात करी। मैंने अपफ्रंट बना किया, मैं प्राइस मैच नहीं कर सकता, मेरी टीम मैच नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर सकते? सच है तो है, मेरे को प्राइस पे लड़ना ही नहीं है भाई। मैं धंधा करने बैठा हूं, मैं आपको एक्सपोर्ट्स कर रहा हूं, मैं क्वालिटी दूंगा, सर्विस दूंगा और एक प्लेजेंट रिलेशन दूंगा अपने बीच की। आप बोलोगे लेकिन रेट मैच करो, सर सॉरी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ईयर जो आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट ईयर में इंसान को सस्टेन करने के लिए, कदम रखने के लिए बस जगह चाहिए होती है। इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि वो प्राइस भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो सब कुछ करेगा कि बस मुझे एक कदम रखने की जगह मिल जाए। आपने जो कहा वो 6th ईयर 5th ईयर 4th ईयर में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सस्टेन्ड हो, ठीक है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आप आराम से चल दोगे, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा सामने वाले को स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर में कैसे करेगा बिगिनर, कैसे करेगा इस चीज को? सर बिगिनर्स को, सर अगर आप बिगिनर को बता दिया जाए कि भैया आप प्राइस कम दे दो, वो उसको हैरेस कर देगा। मैं खुद बताता हूँ आपको सर, 6 साल में इतना एक्सपीरियंस हो गया है, क्लाइंट्स को भी ट्रेन किया, खुद एक्सपोर्ट्स किया, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप 7-8 मिनट में भाप लेते हो कि बंदा कब आया था मार्केट। बिल्कुल 7-8 मिनट्स मैक्सिमम। फिर वहां से हैरेसमेंट चालू होता है। उसको इतना हैरेस करेंगे, इतना हैरेस करेंगे कि वो छोड़ देगा धंधा अपने आप। तो बिगिनर्स के लिए सर यही मेरे पास एक सीख है कि सीखो, सीखो, लर्न द क्राफ्ट, दिस इज अ बिजनेस नॉट मैजिक। मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन सबसे पहले सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो हैरेस करेगा, नहीं करेगा, आप उसे कैसे डील करोगे, कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, सब कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर है। आपके कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस कितना है। यस, ये बहुत मायने रखेगा, बहुत मायने रखता है। और सिस्टमैटिक पूरा लर्निंग करनी होगी आपको, सिर्फ ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन। आप इंग्लिश टीचर थोड़ी हो, बिल्कुल, आपको स्कूल में थोड़ी पढ़ाना है, आपको सेल्स करनी है, और सेल्स मतलब एक्सपोर्ट्स करना है आपको। वहां पे क्या चाहिए, क्या नेसेसरी है, वो निपटना होगा। बिल्कुल। तो ये पूरा एक क्रक्स है इस चीज का कि फर्स्ट ईयर में एक बिगिनर को क्या क्या करना चाहिए। पहले तो भाई सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो नहीं चल सकता। अब 2026-27 में इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लोग बोलते हैं कि सर मैं हिट एंड ट्राई करूं, कर ले, कर ले भाई, मैं कहाँ रोक रहा हूं।
मेरे पास आप मानोगे नहीं, 1 साल बाद 1.5 साल बाद तक लोग लौट के आए थे कि साहब आपने मुझे ऐसा बोला था 1 साल पहले, मैंने नहीं मानी, अब मेरे साथ हुआ। तो मैंने बोला भाई मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको बोला था। मैंने चीज़ वो बोलने के पैसे थोड़ी लिए थे आपसे, मैं तो ऐसे फोकट में ही बता दिए था। आपने वो सुना नहीं। हमें लेकिन फोकट किराए कौन मानता है? वो वही सीधी बात है, होता है। सीधी बात है। इतने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, बट जो भी जितने भी लोग आगे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें उन्हें याद भी नहीं होगा कि हमने एक पॉडकास्ट देखा था उसमें ऐसा हुआ। बट यही चीज अगर उन्होंने आपको 50 रुपए भी दे दिए, 100 रुपए भी दे दिए, तो वो याद रखेंगे, अच्छा मैंने 100 रुपए देके एक बात सुनी थी, वो मेरे काम की थी। वो सर ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंटर पे आता हूं कि कोई भी मार्केट रिसर्च कर रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है या पर्टिकुलर सर्विस है जो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। किसी के पास, जैसे आपके पोल्ट्री फार्म था, या आपके पास एक प्रोडक्ट हो सकता है जो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, बट मेरे पास नहीं है, मुझे तो बिजनेस में घुसना, मुझे तो पैसे बनाने हैं। मैं कौन सा प्रोडक्ट चूज करूं और उसके लिए कौन सी कंट्री या कौन सा मैं जो बायर है वो सिलेक्शन कैसे होगा, वो सब कैसे सिस्टम बनेगा? हाँ सर, अब मैं आपके 2-3 सवाल को मर्ज करके एक जवाब देता हूँ। आपने बोला प्रोडक्ट, आपने बोला कंट्री, आपने बोला बायर, मैं तीनों को मर्ज करता हूँ, कोशिश करता हूँ सवाल का जवाब दूं। ठीक है। पहली चीज तो सर देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। बिगिनर्स जो हैं एब्सोल्यूट, उनको मैं बता देता हूँ। नीड, वांट एंड डिजायर। ठीक है। नीड मतलब रोजमर्रा के आटा, दाल, सब्जी, गेहूं, चावल, ये सब नीड कैटेगरी में आता है। वेरी हैवी इन वॉल्यूम, लो इन मार्जिन, इनफैक्ट द लोएस्ट इन मार्जिन। मेरे एक क्लाइंट हैं अभी, रवि, मिस्टर रवि हैं, उनका नाम, वो वहाँ पे एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक मंदसौर, वहाँ के हैं। तो उन्होंने अभी 4-5 कंटेनर वेस्ट अफ्रीका राइस एक्सपोर्ट्स किया है। ओके। ठीक है। मंडी का उनका पहले से काम था और वो वेल ट्रेंड थे। और मैंने उनको बोला रवि सर यही करना है? बोलता 100% फात भाई यही करना है मेरे को, क्योंकि खानदानी बिजनेस है, तीसरे जनरेशन से हूँ मैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स मैं करूँगा खुद। और उनकी एज रही होगी अप्रॉक्सीमेटली 50 साल, 45-50 साल के रहे होंगे वो। तो पहली चीज ये है कि प्रोडक्ट कौन सा पिक करना है, मार्जिन समझ लीजिए आप। नीड कैटेगरी मतलब वेरी हाई इन वॉल्यूम, लो इन मार्जिन। ठीक है। वांट कैटेगरी मतलब मिड इन वॉल्यूम, मिड इन मार्जिन। एग्जांपल ये माइक हो गया, ये टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कपड़े हो गए। मिड वॉल्यूम में, मिड मार्जिन में, मतलब आपको ऐसा नहीं होने वाला कि अगर कपड़े बेच रहे हो तो चावल जितना उसमें वॉल्यूम मिले, लेकिन प्रॉफिट उससे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वांट कैटेगरी का है, उसमें स्किल्स लगते हैं सेल करने के लिए। फिर आता है डिजायर, लग्जरी कैटेगरी, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड आइटम्स, पेंटिंग्स, लग्जरी सोफा, परफ्यूम्स, वॉचेस। इंडिया में स्विस वॉचेस आती हैं, क्या है उनके लिए तो एक्सपोर्ट है, हमारे लिए इंपोर्ट है। बिल्कुल। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, रोलेक्स है, ओमेगा है, ठीक है, टिसो है, ये सब स्विस ब्रांड्स तो हैं। और कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल वहीं से आ रहा है, हम ले रहे हैं, तो उनके लिए एक्सपोर्ट है, हमारे लिए इंपोर्ट है। सिर्फ हर धंधा सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टिका हुआ है। हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई इंपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना है पहले व्हाट इज योर बजट। पहली चीज तो किसको एक्सपोर्ट्स करना चाहिए। अगर आज की डेट में आप देख रहे हैं, क्योंकि रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में तेजी से गिरी है अभी। बिल्कुल। लास्ट 1 साल में रुपए ने करीब 10 रुपए, 11 रुपए ढीला हुआ है, बिल्कुल गिर गया है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए 5 से 10 लाख नहीं है, मत एंटर करो। ओके, मत एंटर करो। क्यों एंटर नहीं करो? क्योंकि सर मार्केट टफ हो गया। आपका रुपया बैंक में रखे रखे अपने आप कमजोर हो गया। बिल्कुल, अपने आप कमजोर हो गया। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन वो कम हो गया। तो मतलब पिछले साल जो 5 लाख था, अब इस साल 4.5 लाख चल रहा है वो, क्योंकि 10 रुपए डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा है अप्रोक्सीमेटली। मैं फाइनेंस में बेस्ट नहीं हूँ, गलत बोलूँ तो माफी चाहूंगा, लेकिन अंदाजा इतना बजट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको मीन्स ऑफ बिजनेस, मिलना जुलना, फलाना जाना ढिकाना, सेल्स, सैम्पलिंग, ये सब चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इवन फॉर्मेलिटीज भी कराओगे पेपर वर्क की तो 20,000 तो उसी में लग जाएंगे। अब कोई मेरे पास बिगिनर आया, बोले साहब 25,000 है, 4 एक्सपोर्ट्स करना है, मैं बोलता हूँ मत कर भाई। फिर आप बिगिनर हो, गलतियां भी करोगे, पैसा डूबेगा भी। पैसा डूबेगा, चलो नहीं डूबेगा, सीख लोगे तो कम डूबेगा, लेकिन 10-20,000 तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। अब बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहा है, यार मेरे पास 1 लाख रुपए करना, मत करो, रोको, पैसा जोड़ो, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस ना यार। अगर आप एक दुकान खोलते हो तो आप दुकान रेंट पे लेते हो, रेंट का एडवांस पेमेंट देते हो 4 महीने 3 महीने का। बिल्कुल। 3 लाख रुपए आपने वहां दे दी, लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर ली, तो आपने उसमें इंटीरियर करा लिया 10 लाख रुपए का, तो कितना हो गया? 13 लाख रुपए बैठ गया आके। बिल्कुल। उसके बाद स्टॉकिंग करोगे, 10 लाख का माल भर लिया आपने, चलो 5 लाख का, 20 लाख लगाए ना। बिल्कुल। और यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं 50,000 लगाऊंगा। जोक किसने मारा? खुद मारा ना आपने, खुद पे खुद ही ने मार लिया। राइट। क्या दुकान में खोलूंगा सड़ी सी, जहां पे आने के लिए 2 कस्टमर ना आएंगे दिन में,
उसमें मैं 20 लाख लगाऊंगा, और एक्सपोर्ट्स बिजनेस में मेरी मौत आ रही है 2 लाख लगाने में, तो मजाक कौन कर रहा है खुद के साथ? आप खुद कर रहे हो ना। फिर आप जितना हाई मार्जिन सोच रहे हो, आप जितना प्रॉफिट सोच रहे हो, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट भर काफी नहीं है सर। अगर मैं बोलूँ 1 करोड़ वाले का जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा, नहीं। उसके पास स्किल्स कितनी है? ठीक बात है। स्किल्स कितनी है? मैं आपको बताता हूं, मैंने 800 करोड़ के क्लाइंट्स को ट्रेन किया है जिनके ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्टर्स हैं। ठीक है, वो लेवल तो खैर अलग है, वो बिल्कुल मैक्स पोटेंशियल पे काम करते हैं, उनके नीचे 4 लोग लगे रहते हैं। वो मेरे सेशंस इसलिए अटेंड करते थे कि सर आप बताओ, सिर्फ आपकी बात सुनने आए, करने वाले 4 लोग बैठे हुए हैं, ये करेंगे, मैं सिर्फ सुनने आया हूं आपकी बात, अप्लाई कोई और करने वाला मेरा सबऑर्डिनेट। वो ठीक है, लेकिन जो बंदे की जिसकी डू और डाई सिचुएशन होती है ना, सबसे पहले सक्सेसफुल वो होता है। नो बैकअप मतलब ये बंदा फोड़ेगा, ये बंदा फोड़ेगा, या तो फूट के खत्म हो जाएगा या तो फोड़ेगा। मेजर केसेस में 70-80% फोड़ते हैं, कर दिया जाता है, कर देते हैं। 20% सवाल उसके सर्वाइवल का होता है, 20% फेल हो जाते हैं सर, वो तो खैर बात ही सही है। तो पहली चीज आप देखिए कि तीनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू योर बजट। दूसरा आता है कंट्री। अब कंट्री की बात, एक सेकंड हो, इसमें लो मार्जिन हाई, आपने लो मिड, तीन चीजें बताई, एक नीड है, एक वांट है, एक डिजायर है। यस, आपने तीनों में मार्जिन की बात की और वॉल्यूम की बात की, कौन सा बेटर होता है? सर मेरे हिसाब से अगर एक बिगिनर है तो उसको वांट कैटेगरी में घूमना चाहिए। ओके, मिड में रहना चाहिए। मिड में रहना चाहिए, मिड में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं कि ग्राहक आपको मिल ही जाएंगे, मार्केट आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप लग्जरी में जाओगे तो लग्जरी की मार्केटिंग, लग्जरी की सेल नेक्स्ट लेवल की होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, और जो बेसिक वाला है उसमें कंपटीशन बहुत होता है। एग्जांपल, मेरे पास लोग आते हैं कि सर चावल एक्सपोर्ट्स करना है, मैंने बोला बजट बताओ, बोलते 10 लाख। मैंने बोला मत घुसो। क्यों नहीं घुसो? सीधे बोलता हूँ, चावल का जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो एक बायर खरीदता है आपसे, गेरी सिकरी हालत में 5 कंटेनर होता है। ठीक है, 5 कंटेनर अपने आप में 50 लाख का ऑर्डर हो जाता है। और चावल और दाल इन सब में एडवांस ऑर्डर नहीं मिलते, एडवांस पेमेंट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते वो भी बता देता हूँ आपके लोगों को, क्योंकि हर कोई बेच रहा है। परचून की दुकान है भाई, नीड कैटेगरी परचून की दुकान है, किराने की दुकान लग गई, एक मोहल्ले में 5 लगी हुई हैं, तो क्या करें? अब उसके पास बायर्स की कमी थोड़ी है, बिल्कुल बायर तो ढेर भर है, उससे ज्यादा सेलर्स हैं। दुबई में जो स्कैम्स होते हैं, एक ग्राहक पे 10 सेलर्स हैं, तो ग्राहक एडवांस पेमेंट क्यों देगा? वो बोलेगा भाई तू नहीं बेचेगा मेरे को, राम श्याम घनश्याम दे देंगे मेरे को। बिल्कुल, तो ग्राहक जितने ज्यादा सेलर्स बढ़ते जाएंगे, उधारी खाता बढ़ता जाएगा। उधारी खाता होना चाहिए आपके पास, उधारी खाता होना चाहिए। अगर आपको नीड कैटेगरी में घुसना है तो मैं खुल के बोलता हूं, एडवांस पेमेंट लेने के लिए अदर उठापटक करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है कि कैसे आपको उधारी की जगह आपको एडवांस पेमेंट मिलेगा। तो बिगिनर्स को जनरली इतनी जल्दी से नीड कैटेगरी में नहीं मिलता, इसलिए वांट कैटेगरी डिसेंट होती है। लग्जरी मार्केटिंग बस का रोग नहीं होता है, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। और लग्जरी वाला इंसान जो बोलता है ना, मान लो आप बोलोगे साहब ये एलवी की बॉटल है, तो बोलने भर से थोड़ी होगा, प्रेजेंटेशन ही आ जाए स्टार्ट हो जाएगी कि एलवी की बॉटल है तो दिखनी चाहिए ना, दिखनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, हाथ में पकड़ते साथ फील होना चाहिए, मतलब इट शुड बी एन एक्सपीरियंस। उसको आपको लग्जरी दिखाना भी पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस। बिल्कुल। आम आदमी दिल्ली के मॉल में जाए, डीएलएफ एम्पोरियो में जाए, वो एलवी में घुसेगा भी नहीं, घबराहट होने लगी उसको, पैनिक, यार मैं बोलूंगा क्या 2 लाख की चप्पल हाथ में पकड़ के, क्या किसी ने माना थोड़ी किया है। एम्बियंस ने ऐसा माहौल बना दिया है, जगह ने ऐसा माहौल मुझे लगता है डिजायर कैटेगरी जो है वो सीधे फीलिंग पे बिकती है। 100% फीलिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। फील आना चाहिए कि साहब ये मजेदार है। और अफ्रीकन्स, खासकर अगर अफ्रीकन्स की बात करूं, दे आर नॉट रिच बट दे वांट टू लुक रिच। ओके, ठीक है, दे आर नॉट रिच बट दे वांट टू लुक एंड फील रिच। एनीथिंग दैट गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ लग्जरी दे विल बाय इट। ओके, कर्जा लेके लेंगे। आईफोन रोता है उनके पास और कपड़े नहीं होते। ठीक है, कपड़े फटे पुराने धो धो के पहन लेंगे, 4-4 दिन नहाएंगे नहीं, ठीक है, आईफोन चाहिए साहब, लेकिन रील होगी, स्नैपचैट होगा, टिकटॉक होगा, ये सब चाहिए, काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि लग्जरी फोकट किया है तो बिगाड़ देती है, नकली लग्जरी बिगाड़ देती है आपको। तो ये था प्रोडक्ट की बात। अब बात करते हैं कंट्री की। अब वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, कंट्री किसको कौन सी पिक करनी चाहिए? पहली चीज तो ये है सर कि अगर आप कंट्री को नक्शे पे प्लॉट करें, अगर एक फ्लैट वर्ल्ड मैप पे जो हमारा स्कूल में मैप आया करता था, उस पर अगर वर्ल्ड मैप को देखें तो आप कंट्री सिलेक्ट करिए कि कौन सी कंट्री कितना रईस है या कितनी महंगी है इंडिया के कंपैरिजन में। देसी तरीका, बिल्कुल 2 मिनट में सम अप करता हूँ। अगर वो कंट्री इंडिया से बहुत महंगी है तो आपके बजट ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। एग्जाम्पल अमेरिका। ठीक है,
अमेरिका में अगर आपको कुछ सेल करना है तो 25-30 लाख कहीं नहीं गए आपके, बेयर मिनिमम। और वहाँ पे बेसिक सा ही आता है 25-30 लाख में कुछ, क्योंकि आपके लिए 25-30 लाख बड़ी रकम है। अमेरिकन के लिए एवरेज पे भी $3-4 हज़ार से स्टार्ट होता है पर मंथ। Right. $4,000 पर मंथ इज 4 लाख रुपए महीना, रफली अप्रोक्सीमेटली। ये इसलिए क्योंकि डॉलर के मुकाबले डॉलर जो है कमजोर है, रुपया कमजोर है, 95 पे बैठा हुआ है रुपए। मतलब $4,000 मीन्स 3.5 लाख रुपए के आसपास हो गया पर Right. मंथ उसका कॉस्ट, उसकी इनकम मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए तो वो कहाँ पहुंच गई। मतलब आप बात कर रहे हो 45-50 लाख रुपए महीने साल की। ठीक है। तो हमारे लिए 30 लाख 25 लाख बहुत बड़ी रकम हुई, लेकिन अमेरिकन के लिए तो नॉर्मल सा था। अब आपने बोला कि अमेरिका बेचना है, आपका बजट सफाइज नहीं कर रहा, सैम्पलिंग तक नहीं कर पाओगे आप वहाँ पे। सैम्पलिंग तक नहीं होगी, उनके कंप्लायंसेस इतने हैं। अगर मान लो आपको किसी का मन करता है कि एग्जाम्पल लेते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स बेचने हैं मुझे अमेरिका में, एक तो अमेरिका और दूसरा फूड प्रोडक्ट, बिल्कुल, मतलब करेला और नीम चढ़ा, ठीक है, वो आपसे इतने कंप्लायंस कराएंगे। अच्छा, कंप्लायंस की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा कंट्री का, कंप्लायंस कितने हैं उसके। तो पहली चीज तो हो गई परचेज पावर, उनका कम रुपया कितना हमसे मजबूत है, ज्यादा है कम है वो देख लो, पहले ही पता चल जाएगा आपको कि अगर जाना आना भी पड़ा, मिलना हुआ, सैम्पलिंग हुई तो कितना पैसा लगने वाला है आपका। ठीक है, बायर्स से मीटिंग होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगी। पहली बात तो हम बायर्स उनको बोलते नहीं, क्लाइंट्स बोलते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स या लीड्स बोलते हैं। तो लीड से जब आपकी मीटिंग होगी तो क्या करने वाले हो। नंबर 2 बात करते हैं आपकी कि कंप्लायंसेस कितने हैं। साहब अगर कंट्री पावरफुल है मतलब कंप्लायंसेस ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा खतरनाक कंप्लायंसेस जो होते हैं वो यूरोप के हैं। अच्छा। जो मुझे लगते हैं कि कमर तोड़ कंप्लायंसेस हैं इनके भाई। क्यों है? यूएस एक बार कराएगा और आपके लिए पूरा यूएस खुला है, देन उसको 25 बार नहीं चाहिए। अगर आप यूरोप को देखो, यूरोप में 27 कंट्रीज यूनियन में है, टोटल यूरोप में 44 है। तो अगर अलग अलग, स्पेन में अलग, फ्रांस में हर जगह कंप्लायंस है, ठीक है, जर्मनी में अलग, तो मतलब 3 कंट्री। और कितनी बड़ी है 3 कंट्री? जर्मनी कितना बड़ा है? मध्य प्रदेश बराबर। हाँ, बहुत छोटी छोटी, एक यूपी में इंडिया में स्टेट है उतने बड़े वहां पर उतने बड़ी कंट्रीज हैं। और दूसरी प्रॉब्लम वहां की है, हाँ ये तो सेकंड जो फैक्टर था हमारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का था, वो था आपका कंप्लायंसेस। थर्ड जो होता है मेजर, उसको कहते हैं कि भाई लोग कितने रिसेप्टिव हैं आपको लेके। ठीक है, कितने रिसेप्टिव हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक कंट्री एजेड है, एग्जाम्पल जर्मनी काफी एजेड कंट्री है, एवरेज एज इज 45, इंडिया के एवरेज एज इज 29, अमेरिका की इज 35 एंड अफ्रीका की एवरेज इज 19। यंगेस्ट कंट्री, यंगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, 18-19 पे कंजम्पशन की भरमार। आप सोचो 19 साल का लड़का है लड़की सब कंज्यूम करेगा। बिल्कुल, एक जीवन पड़ा उसके पास कंज्यूम करने के लिए। मतलब अभी जो आज करेगा वो लंबे तक करता रहेगा, लंबे तक करेगा, नेक्स्ट 20 साल तक करेगा। बिल्कुल। जर्मनी तो 45 साल का है। जर्मनी में हालत ये है साहब कि जर्मनी में ट्यूशन फी फ्री है बच्चों की। स्कूल अगर कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो उनको फीस माफ है। बिल्कुल। क्यों? ऐसा नहीं समाज सेवा कर रहे हैं, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। जर्मनी एक बूढ़ा होता हुआ देश है। बिल्कुल। अगर लोग वहां रहेंगे नहीं तो काम कौन करेगा? वहाँ के बूढ़े लोग जो 70-80 साल के हैं वो तो कमाने से रहेगा। बिल्कुल। यंगस्टर्स चाहिए उनको, है नहीं उनके पास, तो बुला रहे हैं, आओ यहाँ रहो, बिल्कुल काम करो और हमको टैक्स दो। ठीक है, तो आपका भला कोई नहीं कर रहा है, वो अपना ही भला कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आपको अपना भला दिखा कि फ्री में एजुकेशन है इसलिए इंडियंस कूद के पहुंच गए, पाकिस्तानी कूद के पहुंच गए, ठीक है, एशियंस कूद के पहुंच गए। मैंने वही जो शुरू में आपसे बात कही थी कि सामने वाले ग्राहक का भला दिखाओ, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर मैं बोलता आपको कि जर्मनी का भला करो तो कोई जाता भला करने? नहीं जाता। ट्यूशन फी फ्री है, अब जाएंगे, भला हुआ ना आपका। रिजल्टेंट, रिजल्ट्स आर सोल्ड, कॉन्सिक्वेंसेज आर सोल्ड, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर नेवर सोल्ड। बिल्कुल, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं उंगली घिसो तो बाल काले हो जाएंगे, तो वो उंगली घिसने को नहीं बेच रहे थे, वो बाल काले करवा रहे थे। तो ये था कंट्री सिलेक्शन का फंडा के 2-3 फंडे होते हैं जिनको आप यूज करके कंट्री सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स इतना भर नहीं होता है, अब इसमें हमें महीनों देने पड़ते हैं तब जाके कंट्री सिलेक्ट होती है। बिल्कुल, कि कहाँ चल सकता है कहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि दूर से तो ये तो मोटे मोटे पैरामीटर्स हो गए। अब इन डेप्थ भी तो घुसेंगे, क्योंकि हमें जाके वहां रहना पड़े, मार्केट रिसर्च करना पड़े, रिसर्च करनी पड़े, कुछ भी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, तो ग्राउंड चैलेंजेस तो जानना होगा ना। एग्जांपल देता हूं मैं, लोग मुझे बोलते हैं कि सर अफ्रीकन कंट्रीज क्या तो है, आपको बताऊं
साउथ अफ्रीकन रैंड इंडियन रुपी से मजबूत है। 6 या 7 रुपए का साउथ अफ्रीकन रैंड है इंडिया के कंपैरिजन में। घानियन सेडी, घाना की करेंसी 8 रुपए की है रफली। हमें ऐसा लगता है कि हर अफ्रीकन कंट्री कचरा, ऐसा नहीं है सर। दुनिया बड़ी है, इंडिया को, लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आके जरा दुनिया देखनी चाहिए, तो तब समझ में आएगा कि जो है ना, हाथ में 5 उंगली हैं लेकिन 5 के अलग फंक्शन है। बिल्कुल, पांचों एक जैसी नहीं होती। तो वही मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप जनरलाइज मत करो प्लीज। कि यार सब पूरा यूरोप कौन बेचता है, बांग्लादेश बेचेंगे, बांग्लादेश कौन बेचता है, अफ्रीका बेचेंगे, ऐसे जज मत करो। ओके, अफ्रीका की बात करी तो मैंने 54 कंट्रीज की बात करी है, बिल्कुल 54 शॉप्स की बात नहीं करी है। अगर एक बिगिनर को मैं बोलूं कि भाई 54 शॉप्स घूम के आओ, सर पैंट में पेशाब निकल जाएगा। बिल्कुल, कि 50 दुकानें भिजवा रहे हो सर, ये क्या करवा रहे हो। तो ऐसा थोड़ी होता सर कि आप जज कर लो किसी को भी कि हर कंट्री एक जैसी नहीं। सब कंट्री के अलग डेमोग्राफिक्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं, आपको सिस्टमाइज्ड मैनर में समझना पड़ेगा उसको, ये क्या है क्या नहीं है, किस कंट्री मेरे लिए, मेरे पैरामीटर्स को ठीक लगती हैं, कौन सी मेरे पैरामीटर्स को ठीक नहीं लगती हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड किधर ज़्यादा है, हाँ, कौन से देश में ज़्यादा है। यस। अब आते हैं आपका थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन इससे, बायर्स। देखिए सर, अगर आप बायर ढूंढने निकलते हो, बायर को ढूंढने का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि मैंने यहाँ पे इसका ढक्कन खोल दिया और यहाँ पानी डाला, बंद करो तो ये बायर हो गया। इट इज नेवर लाइक दैट। बायर इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। अब योर प्रोसेस कैन बी योर कम्युनिकेशन, प्रोसेस कैन बी योर सैम्पलिंग, प्रोसेस कैन बी योर मार्केट रिसर्च, फलाना फलाना फलाना। ठीक है, मैं क्यों इसको एक लाइन में जस्टिफाई नहीं करता हूँ, क्योंकि एक लाइन में जस्टिफाई हो ही नहीं सकता सर। कि बायर को ढूंढना कैसे है। मैं आपको बोलूँ कि सर अंबानी जैसा कैसे बनना है, बता के बताओ मुझे 10 लाइन में, नहीं बता पाओगे। चलो अंबानी बहुत बड़ी बात कर दी, आप अपने शहर के सबसे बड़े सेठ की दुकान देखिएगा और बोलना कि इस सेठ जैसा कैसे बनना है, मुझे एक लाइन का आंसर दो। नहीं दे, तो एक लाइन का आंसर नहीं है, एक लाइन का आंसर है ही नहीं सर उसका। उसको उस पूरी प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उसमें माइंडसेट भी है, सेल्स भी है, साइकोलॉजी भी है, मार्केटिंग भी है, कम्युनिकेशन भी है, सैम्पलिंग भी है, पेपर वर्क भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, हवाला भी है, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तब जाके आपकी गुत्थी सलटती है बायर्स, कंट्री, प्रोडक्ट, रिपीट ऑर्डर्स। इट इज लाइक दैट। अगर इतना आसान होता सर तो हर इंसान इंडिया छोड़ के एक्सपोर्ट करता। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि यहाँ पर जो भी कंट्री आप सेलेक्ट कर रहे हो उस पर रिसर्च करो। आपने कहा बायर जो है वो मतलब एक रिजल्टेंट के तौर पर होगा, जब आप पूरा प्रोसेस कर लोगे तब जाके बायर आएगा। बट एटलीस्ट आपको लीड्स तो चाहिए होंगी। बायर तो बाद में बनेगा, पहले तो आपको बात करनी पड़ेगी। वो कहाँ से मिलेगा, वो डेटा कहाँ से आएगा? सर डेटा इसका कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ आपको। बायर्स डेटा के नाम पे बहुत लोगों को ठगा गया है। गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं हमारे देश में, गवर्नमेंट पोर्टल तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं इंडिया में जो लाखों के बिक रहे हैं। इसमें बायर्स का डेटा आप इन्हें पिच करो। बायर डेटा आप ऐसा समझिए कि आपके पास मुकेश अंबानी का नंबर आ गया, क्या आपको लगता है आपको फोन उठाएंगे? मतलब ही नहीं है। अंबानी बड़ी बात कर दी मैंने। आप अपने शहर के सबसे टॉप 10 उस कमोडिटी के ट्रेडर्स का नंबर ले लो, आपसे लेंगे? वो नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारा हमारा भी नंबर जो है वो कई लोन कंपनीज के पास है और डेली फोन आते हैं। डेली फोन कितने लोग बात करते हैं, कितने लोग बात करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि किसी को कॉल कर लूंगा, मेल कर दूंगा तो मेरे लिए कन्वर्जन हो जाएगा। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। क्वालिटी लीड्स कैसे बनेंगी? क्वालिटी लीड्स बनाने के लिए पहले तो आपको मार्केट और प्रोडक्ट श्योर शॉर्ट है, क्योंकि आपको घुसने नहीं देंगे वो। पहली चीज ये है कि जब आप बोलोगे कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट मैं यहाँ बेचना चाहता हूँ, वहां दुकान वाला भगा देगा आपको, बोलता है बिकेगा ही नहीं वहां, भगा देगा आपको। ये होता है, मेरे पास लोग क्लाइंट्स आते हैं, बोलते सर वो तो मैंने बात करी थी अफ्रीका में, तंजानिया में, वो तो ऐसा बोल रहा है कि तुम यहाँ कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने उसको बोला कि तुम उससे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो 30 साल से वहां पे। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम क्या कर रहे हो, तुम छोड़ दो मैदान। बिल्कुल। कहने का अर्थ ये है भाई कि कोई भी इंसान अपनी फील्ड में कॉम्पिटिटर नहीं घुसाएगा। तो आप किसी से अपफ्रंट जाके पूछोगे कि मैं फेसबुक पे मैसेज कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देता हूँ, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, कहीं पे प्रमोशन कर देता हूँ अपना, कि पेपर में ऐड दे दूंगा तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। अब पब्लिकली बताऊंगा उसको तो हो सकता है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, तो उस बारे में शांत रहते हैं। अच्छा, फर्स्ट इंटरनेशनल जो आपको बायर मिला, हाँ, एक तो अपना एक्सपीरियंस भी बता दो कैसे मिला, दूसरा स्टेप बाय स्टेप, फिर भी एक इन शॉर्ट अगर किसी को समझना हो, कोई भी कल को काम करने जा रहा है, एक्सपोर्ट बिजनेस में उतर रहा है, क्या स्टेप बाय स्टेप उसे करना चाहिए आइडियली?
क्योंकि आंसर तो बहुत बड़ा हो सकता है, हाँ, बट हाँ। आइडियली क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो एक सही रास्ते से लेकर जाए, उसके साथ कोई स्कैम ना हो। सर एक्सपोर्ट्स में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो देयर इज ओनली two things that you should do. Learn, execute. Then relearn, then re-execute. Then relearn, then re-execute. मतलब ये ऐसे ऐसे चलता है। मतलब आप समझ लीजिए कि यू आर अ डॉक्टर। ओके। सिर्फ मेडिकल डिग्री लेने भर से नहीं होगा, आपको घंटों बिताने पड़ेंगे ओटी टेबल पे एक सीनियर डॉक्टर के साथ बिताओ, क्योंकि जान का मामला रहता है तो सीनियर डॉक्टर रहता है, या जान का मामला नहीं है तो आप अकेले रह सकते हो। ठीक है, आप वहां पे उस क्या कहते हैं उस फील्ड में समय बिताइए, सप्लायर से मिलिए, धंधे को समझिए। ये चावल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल चावल एक्सपोर्ट, तो चावल कितने टाइप के होते हैं? 100 से ज्यादा वैरायटी है चावल की। आप कौन सा बेच सकते आपसे बासमती भी बोलेंगे तो उसमें भी 50 उसमें भी 50 वैरायटी होंगी, और आधों पे बैंड है इंडिया से। बिल्कुल। एक्सपोर्ट बैंड है। अच्छा। कि नहीं बेच सकते। इंडिया में इन हाउस रेट्स को भी तो वो कंट्रोल करना है सरकार को। प्याज कभी कभी बैन हो जाती है, आटा बैन होता रहता है, तो इन हाउस रेट खत्म हो जाएंगे ना, सब बाहर चला जाएगा। सब बाहर चला जाएगा, सब बाहर चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है साहब कि आप बायर ढूंढने के चक्कर में इतना पगलाओ मत कि आप प्रोसेस को छोड़ दो। प्रोसेस से इश्क करो, बायर आपके सामने आपके पैर दबाएगा। ठीक है। मैं आज अगर किसी से बोलूं कि बायर ढूंढना है, सर अगर आपको प्रोसेस की महारत है, बायर आपका नंबर ढूंढेगा, आपको ऑनलाइन ढूंढेगा और आपके पास आएगा। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब एग्जिस्ट्स एंड ही इज द मास्टर ऑफ दिस वन ट्रेड। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि मान लीजिए अभी कोई स्टार्ट कर रहा है। अभी मैंने जैसे कुछ टाइम पहले जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक ने बहुत सही एडवाइस किया ना, भाई कर तो लोगे बिजनेस, एक्सपोर्ट भी कर दोगे, बायर भी मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट फंस जाएगा। अगर पेमेंट निकालने का हुनर नहीं है तो फिर तुम्हारा सिर्फ नुकसान होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर पेमेंट अगर आप बिना जाने समझे करोगे तो हाँ फंस जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक ग्रीड है, आपके चेहरे पे ग्रीड टपक रही होगी। बिल्कुल। और जब ग्रीड होगा तो आप बिना सोचे समझे अपना प्रोडक्ट सेल कर दे दोगे कि साहब ये ले लो मेरे से प्रोडक्ट, देख लेंगे जो होगा। उसने बोला सामने वाला जो है वो तो सर शातिर आदमी है, वो तो छठा बदमाश है। वो तो छठा बदमाश है, वो तो आपको लूटने ही आया था। बिल्कुल। मतलब आपने अगर किसी को अपने ताऊ का लड़का समझा, यहाँ पे गया आपकी जमीन पर हाँप लिया उसने। यहाँ कोई ताऊ का लड़का नहीं है आपका, क्योंकि आप ये समझिए कि एक्सपोर्ट्स में पेमेंट हम बड़े सॉर्टेड हैं। ठीक है, ये ऐसे सॉर्टेड हैं कि वर्ल्ड ट्रेड एजेंसीज जो थी उन्होंने उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, कि भाई एग्जाम्पल देता हूं मैं, 30% एडवांस, 70% ऑन कॉपी ऑफ बीएल, मतलब बिल ऑफ लेडिंग, यानी कोरियर की रसीद। ठीक है, चाहे वो कंटेनर का कोरियर हो बड़ा वाला या छोटा वाला, इतना बड़ा बॉक्स हो तो उसके कोरियर की रसीद। तो मतलब आप ये कह रहे हो 30% एडवांस आएगा, 70% जब आप कोरियर कर दोगे यहाँ से तो उसकी कॉपी ऑफ बीएल, आप बीएल की कॉपी दोगे, उधर से पेमेंट उधर से आ जाएगा। ये एक टर्म है। दूसरा होता है 50-50, 50 एडवांस 50 ऑन बीएल। ठीक है। फिर होता है तीसरा 100%। अब 100% लेने के लिए एक्सपीरियंस लगता है प्लस स्किल्स लगती है। बिल्कुल। किसी पे भी आए वहीं तो नहीं फेंक देगा 100% उठा के। फिर चौथा आता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डूबियस टर्म है, कंफ्यूज करने वाला, जिसमें बहुत से बिगिनर्स को लगता है कि एलसी है मतलब मेरे साथ स्कैम नहीं होगा। साहब एलसी ये गारंटी करती है कि आपका पेमेंट आएगा। अग्रीड। कब आएगा? कब आएगा वो भी अग्रीड है, वो भी मेंशन रहेगा कि इतने टाइम में आ जाएगा। ठीक है। अब आपको माल सही आया या नहीं आया उसकी गारंटी नहीं करती एलसी। मांगा था कोई और पेपर पे वो रहेगा, एक्चुअल में वो है या नहीं उसकी गारंटी एलसी नहीं लेती। ओके। मतलब आप बोलो कि एलसी में लिखा रहे कि इतना किलो ये होना चाहिए, हाँ लिखा रहेगा। आप बोलोगे ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, लिखा रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अंदर वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एलसी उसकी गारंटी नहीं देती है आपको। ओके। क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं ना, उसको पता है लूप होल्स कहाँ है, कहाँ एक्सप्लॉइट करना है चीजों को। दे नो इट एग्जैक्टली। आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्सपोर्टर, जो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एलसीज का खतरा उनको रहता है ग्राहकों को, बायर्स। ठीक है, कि यार मैंने पैसा दिया और माल नहीं आया, तो मतलब आपसे ज्यादा टेंशन में आपका बायर इंपोर्टर रहेगा। तो वो टेंशन में जी रहा होगा, अरे करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। बिल्कुल। जो एक्सपोर्टर होता है, अगर उसको पता है कि एक्सप्लॉइट कैसे करना है, तो एलसी के साथ भी स्कैम्स हो जाते हैं। ओके। हो जाते हैं, मैंने खुद देखे हैं होते हुए कि आपने मेंशन उसमें क्या था, अंदर क्या निकला। क्योंकि सर बहुत छोटी छोटी से चीजें रहती जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। लूप होल्स जिसको कहते हैं ना, सिस्टम में लूप होल, हर सिस्टम में होते लूप होल, और रखे इसलिए जाते हैं वो जानबूझ के। क्यों रखे जाते हैं सर?
ताकि कोई एक शाणा आएगा और उसको मिसयूज करेगा, ताकि 90% कचरा जो है मार्केट से अलग हो जाए। ठीक है, इसलिए वो रखे जाते हैं। तो एलसी डज नॉट गारंटी यू पेमेंट। हाँ, अगर आपको पेमेंट निकालते आता है, निकालते आना क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये सीखना है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है कि साहब मैं आपको नहीं दूंगा, राम को नहीं दूंगा, तो श्याम, घनश्याम, सुरेश, महेश, दिनेश को दे दूंगा, तो ग्राहक को पता चल जाएगा यार मैं, मेरे से नहीं अटकी इसकी गाड़ी, तब वो जेब ढीला करता है। अगर उसको लगेगा यार इसकी गाड़ी तो मेरे से ही बस फंसी है, वो आपको चवन्नी नहीं देगा, वो बोलेगा तू भेज, फिर वो बोलेगा तेरे को मैं 30 दिन में दूंगा, तेरे को मैं 60 दिन में दूंगा। आप मानोगे नहीं, मेरे को इंस्टाग्राम पे हर एक महीने में 5 स्कैम्स के मैसेज आते हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैंने माल चला गया, पैसा माल भेजा तो दुबई या लवीर मार्केट में प्याज का कंटेनर था, ठीक है, पैसा लेके भाग गया, उसने रील भी डाल दी उसके लिए कि ये बंदा था लेके भाग गया। मैंने बोला मैं क्यों शेयर करूं आपकी, आपने सुनी बात किसी की, आपने मेरे पॉडकास्ट नहीं सुने, आपने मेरी एडवाइस फ्री पेड कुछ नहीं सुनी, तो आप बोल रहे हो हेल्प करो, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, आपका पैसा तो चला गया अब, राइट, अब पुलिस केस कर लो, भाई यूएई जाइए पुलिस केस कर दीजिए कि यहाँ लेके भाग गया है। अब फिर पुलिस केस खुलता है तो पता है क्या होता है, खुलेगा, चलेगा, वकील आएगा, पैसे लगेंगे, मतलब 10 लाख जो डूबे उसको रिकवर करने में 3 लाख रुपए लग जाएंगे। बिल्कुल, तो उतना लोग सर हिम्मत नहीं करते। तो इट इज ऑलवेज सेड कि प्रिवेंशन इज 100% बेटर देन क्योर। अगर आपको प्रिवेंशन करते आता है तो साहब उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ओके, जुकाम की दवाई खाने से अच्छा जुकाम ना हो, बिल्कुल, प्रिवेंट करो। और इसीलिए ये मतलब हकीकत है कि जो लोग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और सबको समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक प्रिकॉशन आपको लेकर चलना चाहिए कि अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में उतर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो एक तरफ क्वालिटी का खतरा है, दूसरी तरफ पेमेंट फंसने का खतरा है, तो दोनों खतरों को लेकर आपको चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सर, इतनी बात है। देखिए रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, मेरे 2 ही हाथ हैं, मेरे भी एक सर है 2 पैर है। बिल्कुल, जब मैं सीख सकता हूँ, 64% आए थे मेरे 12वीं में, तो कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको इसको समझना होगा कि धंधा है यार, ये 2+ तरीके होते हैं इधर। जैसे आप अभी अपने पिताजी की फैक्ट्री में जाओ, कहीं कोई फैमिली बिजनेस वाले आते हैं मेरे पास, तो भाई उनके पापा ने कैसे बिजनेस बिल्ड किया, तो उसके सिस्टम्स रहे हैं। बिल्कुल, सिस्टम नहीं समझोगे, अपनी अपनी चलाओगे तो फिर लेबर भाग जाएगी छोड़ के। और एक्सपीरियंस सबसे ऊपर होता है, टॉप मोस्ट। आप अगर अपना एक्सपीरियंस ले लो, सालों इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप दूसरे के सालों का इन्वेस्टमेंट ले लो, और थोड़े से टाइम में ले लो। आप जब एक्सपीरियंस की बात हो रही है, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, उस पर पेंटागन सेल्स फ्रेमवर्क का जिक्र था। ये मुझे कहीं और नहीं मिलता, ये इसलिए ये आपकी यूएसपी है जी। और क्या है? देखिए ये मेरी यूएसपी है और ये मेरा ही इन्वेंशन है। 2020 में मैंने इसको पैदा किया था। मैं 2020 के बाद भी कुछ गुरुजी के कोर्सेज करता रहता था, देखता रहता था कि कौन क्या सिखा रहा है। ठीक है, सीखने की आदत थी, चुल थी, बनता था कि बिगिनर हूं मैं, मेरे को आता नहीं है कुछ, लेकिन मैं सीखता रहता था। अच्छा, बहुत सारे लोग, ये एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर कर लेता हूँ, जो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, करने चाहिए, वर्थफुल हैं? इट डिपेंड्स सर कि किस लेवल की आपको बिजनेस करना है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि आपको सिर्फ अवेयरनेस करना है, 5-10 हज़ार का कर लो, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस करना है सर, प्रॉपर लाखों रुपए वाले बिजनेस को घुमाना है, करोड़ों को बिजनेस घुमाना है, सर आपको सीरियस कोर्स करना पड़ेगा। ओके, जो आपको एक एक तिनका सिखाएगा, ये फलाना ठिकाना सब। एक होता है सिर्फ अवेयरनेस तो कोई भी ले सकता है सर, ठीक है, वो तो फ्री में मिल जाएगा। अगर कोई मेरे से बोलता है सर एक्सपोर्ट सीखना आसान है या मुश्किल है, आसान है। एक्सपोर्ट सेल्स सीखना, सप्लाई सीखना, ये मुश्किल है। ओके, ये मुश्किल है। एक्सपोर्ट्स तो सर फ्री में सीखते हो। आप 5,000 खर्चा करोगे, एक्सपोर्ट्स के पूरे पेपर वर्क फलाना ठिकाना सब आ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, जितनी टाइप ऑफ एलसी सिखाई जाती है इंडिया में, 80% वैलिड नहीं है। अच्छा, इशू ही नहीं होती इंडियन बैंक्स के थ्रू, ना एक्सेप्ट होती है। एग्जाम्पल दे दूं, यूजान्स एलसी आती है कि साहब ये फलाना एलसी यूजान्स एलसी एक सर्टेन टाइमलाइन पे ये यूज होगी। इंडियन बैंक्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो ये कर देंगे कि भाई एलसी 30 दे दो, 60 दे दो कुछ दिन में, ये 30 डेज में इशू हो जाए, 30 डेज में एन कैश हो जाए, 60 में हो जाए, हो जाएगी। राइट। फॉरेन में एक और एलसी चलती है जिसे हम कहते हैं क्या नाम था उसका, रिवोकेबल एलसी। ओके, रिवोकेबल एलसी क्यों मैं भूल गया, क्योंकि इंडिया में चलती नहीं है। रिवोकेबल एलसी मतलब वो बीच में तोड़ दी जा सके। अच्छा, तो एलसी का पर्पस डिफीट हो गया। हाँ बिल्कुल, इंडियन बैंक एक्सेप्ट नहीं करते। एक और तरीके की एलसी है जिस एलसी को यूज करके इंडियन इंपोर्टर्स के साथ फ्रॉड होता है, वो है इररिवोकेबल ट्रांसफरेबल एलसी।
ओके कि रिवोक तो नहीं होगी हाँ, लेकिन ट्रांसफर ट्रांसफर हो की जा जाएगी। सकती किसी और को। हम्म, इंडियन बैंक्स उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। आपने 5,000 के कोर्स में क्या सीखा था? इररिवोकेबल एलसी, आपको लगा यही एडवांस सच है। एलसी, फलाना एलसी, ढिकाना एलसी, कुछ नहीं। हम्म, इंडियन बैंक्स बोलते हैं सिर्फ एक एलसी हमारे लिए प्राइमरी है, एलसी एट साइट, ओके कि सामान आते टाइम जो कंडीशन आपने लिखवाई हैं वो मैच हो गई तो इस दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती अनकैश होने से। हम्म, अब अंदर माल ना निकले वो आपका हेडेक है। हम्म। एलसी ये इंश्योर करती है कि 10 पॉइंट अगर लिखें तो 10 के 10 मैच करेंगे। एलसी में जो लिखा है वो जस्ट मैच हो मैच हो जाना that's it। चाहिए, अगर मैच हो गया हम्म, तो एनकैश होगी ही होगी, उसको Okay. नहीं रोक पाओगे। अंदर माल है कि नहीं उसकी गारंटी। तभी मतलब आप जिसने इंपोर्ट किया उसको अगर क्वालिटी ही नहीं मिली माल की तो फिर वो उस माल वो का भी दोबारा क्या नहीं करेगा? लेगा, दोबारा नहीं लेगा। आप ये समझ लीजिए बट उसका सर, पैसा तो मर गया। पैसा मर गया, पैसा मर गया। आप ये समझ लीजिए, अगर इसको कोई देसी भाषा में समझना चाहता है तो साहब, देर आर मेनी एक्टर्स बट देर इज ओनली वन SRK। हम्म, देर इज Exactly. ओनली वन SRK। हम्म, एक्टर कोई भी बन सकता है सर, कोई भी नहीं, मतलब ज्यादातर लोग बहुत बन है। सकते हैं, ज्यादातर बन सकते हैं। लेकिन हर इंसान क्या मार्केट में पैसा खींच के एक फिल्म में ला सकता है? सब नहीं ला सकते। बिल्कुल। वो तो कुछ ही हैं। हम्म, लोग बोलते हैं शाहरुख सलमान में क्या खास है, सलमान कितनी गंदी एक्टिंग करता है, मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो पैसा मार्केट से लेके आता है वो ला सकते हो आप। जो अपने नाम पर फिल्म चला सकता है भाई, वो आप बनकर दिखाओ तो फिर। प्रोड्यूसर के लिए तो वही हीरो है ना। बिल्कुल। आप पैसा लगाओ, आपको भी शाहरुख अच्छा लगने लगेगा, सलमान अच्छा लगने लगेगा तुरंत कि यार ये पैसा लेके आ रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दैट कि टेबल पे पैसा कौन लाता है। अब आपने बात करी थी पेंटागन सेल्स फ्रेमवर्क की। सर पेंटागन सेल्स फ्रेमवर्क मेरी ही इजाद है, इसको मैंने ट्रेडमार्क भी करा रखा है। ओके। एंड इसके मैंने सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बातों बातों में बता दिए हैं, मैं फिर से सम अप कर देता हूँ। ठीक है। कि पहली चीज जो हम इसमें सीखते हैं वो है कम्युनिकेशन, हम्म, कौन सी कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चीज जो हम सीखते हैं, 5 पॉइंट्स का ये पेंटागन है, इसलिए इसका नाम पेंटागन है, ठीक है। क्योंकि 5 पॉइंटर्स हैं उसमें, 5 साइड्स हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन, तीसरा है हमारा कंट्री सिलेक्शन, चौथा है हमारा सेल्स, एंड पांचवा है बिजनेस इन एंटायर ऑटोमेशन। ओके। कि भैया आप रामू काका थोड़ी हो कि आओगे, खोलोगे, टेबल साफ करोगे, अब गल्ला खुल गया है, अब ग्राहक आ सकते, नहीं। माल भी खुद निकाल के दे रहे हो। खुद निकाल के दे रहे हैं कि साहब मैडम ये एक्सपायर हो गया है, नहीं लेना है, दूसरा वाला पोहा खरीद लो, ये चना खरीद लो। नहीं, आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो, आपकी घड़ी 24 घंटा चलती है। आप कभी कोई मेरे ऑफिस आएगा तो मेरे ऑफिस में, मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में 5 घड़ियां लगी हुई हैं, एक इंडियन टाइम की और 5 अलग डिफरेंट टाइम जोन्स की हैं। बिल्कुल। एक मेरे लिए है, एक मेरे टाइम जोन की है, जहां अफ्रीका में तंजानिया, कीनिया काम करता हूँ मेजरली। बाकी मैंने क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए लगा रखी है। भाई कहीं किसी को एडवाइस चाहिए, तुरंत मीटिंग चल रही है मुझे कि मेरे को किसी ग्राहक से या किसी पोटेंशियल पर्सन से, नाइजीरिया में बात कर रहा हूं मैं, तो मैं टाइम तो देख लूं। टाइम तो देखूं मैं क्या लिखा है सामने। मेरा दिन है, अमेरिका में तो रात है, वहां रात है, मेरे से 5 घंटा 4 घंटा पीछे चल रहा है वो। बिल्कुल। तो मुझे उस माहौल में ढलना पड़ेगा। तो इट इज अबाउट दैट। और ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि इसमें पेपर वर्क सर पहले 5 दिन में खत्म हो जाता है कि क्या पेपर वर्क चाहिए। फिर उस 5 दिन के बाद से स्टार्ट होता है सेल, साइकोलॉजी, बिजनेस, कंट्री, प्रोडक्ट, क्या होना है क्या नहीं होना, ताकि आप जान लो एक्सपोर्ट्स है या नहीं है अपने लिए। बिल्कुल है कि नहीं, जान लिया जाए कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आपको डेफिनेटली पैसा बहुत देगा। मतलब दिस बिजनेस कैन नेवर स्टॉप। अगर ये रुक गया तो भारत ठप हो जाएगा। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, ठीक है, आपके व्यूअर्स को भी। सन 2021 में स्विस कैनाल पे एक बहुत बड़ी शिपिंग लाइन है जिसका नाम है एवरग्रीन। ठीक है। उसकी शिप को अगर आप गूगल करोगे तो हरे रंग की शिप है और हरे रंग के कंटेनर्स हैं उसके। दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। अच्छा। तो 2021 में, आई थिंक मार्च की बात है, मार्च 21 या 22 मार्च की बात है, स्विस कैनाल में वो किसी वजह से फंस गई। अच्छा। स्विस कैनाल छोटी सी, हाँ ठीक है, तो उसमें गई और वो ऐसे ऐसे हिल गई और फंस गई। ये बहुत बड़ी न्यूज भी बनी थी, बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। बिल्कुल। उसको रेस्क्यू करने में 6 दिन लगे थे। आप मानोगे नहीं, एक दिन में लॉस लगभग $10 बिलियन का हो रहा था वर्ल्ड को, एक दिन में, सिर्फ उस एक शिप अटकने की वजह से। बिल्कुल। $10 बिलियन का फटका खा रही थी पूरी दुनिया, ग्लोबल ट्रेड। एक दिन में, 6 दिन में लगभग $60 बिलियन वाइप आउट हो गए फोकट के। उसको वहां से क्लियर कराने के लिए दुनिया भर की नेवी लग गई थी। उसको निकाला जाए, यहां से हुक कर रहे हैं, वहां से खींच रहे हैं, क्योंकि ताकत भर से काम नहीं चल सकता था ना, इतनी बड़ी शिप को थोड़ी खींच लोगे आप। बिल्कुल। उसमें आई थिंक
पता नहीं हजारों कंटेनर्स रखे अब हुए सोचिए ना 6 दिन लगे उस शिप को बीच में से हटाने पे, तो सोचो कितने दिमाग लगे होंगे। कितने दिमाग लगे होंगे उसको कि यार ये किया जाए वो किया जाए। तो ये ऐसा धंधा है कि इसको चलाने के लिए वर्ल्ड की पूरी गवर्नमेंट्स जोर लगाती हैं। तो दिस विल नेवर स्टॉप, क्योंकि सबको पैसा मिलता हुआ आ रहा है। सबको पैसा, एक एक इंसान जो उससे अभी जुड़ा सोचिए ना, हॉर्मुज जब ब्लॉक हुआ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल पूरी गई। दुनिया की बैंड बज गई सर। एक महीने में देश थर्रा गए पूरे। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम अगर फ्यूल लेकर आ रहे हैं तो हम जो क्रूड है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी के लिए एक्सपोर्ट है, हमारे लिए इंपोर्ट है। सिंपल सा गेम है। तो दिस बिजनेस इज एवरग्रीन, दिस विल नेवर स्टॉप। आपको अपने हिस्से का खा लेना है। अब आप इसको ये मत समझिए कि मैं सारा बिजनेस कर लूंगा, नहीं। आप इसको ऐसा समझिए कि आप एक शादी में गए हैं और शादी में आप 2 सब्जी 1 दाल 2 रोटी खा सकते हैं। ठीक है। शादी में जितना खाना रखा है सब नहीं खा सकते, सब नहीं खा सकते। फोकट का है लेकिन तो भी नहीं खा पाओगे। तो ये वैसा ही है। एक प्रोडक्ट एक सर्विस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए शुरुआत में। एक कैटेगरी एंड एक कंट्री। ओके। एक कैटेगरी एक कंट्री। एग्जाम्पल, अगर आप FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पकड़ के बैठे हैं तो एक कैटेगरी पिक करिए और एक कंट्री पिक करिए और उसको फोड़िए। ओके। तबीयत से उसको फोड़ने में 1-2 साल लगेगा सर आपको। ऐसा नहीं कि परसों पहुंच जाओ दूसरे कंट्री। आप एक जगह गए, फिर और सिटीज में घुसे, उसकी फिर और सिटीज में घुसे, फिर और सिटीज में घुसे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैंने दिल्ली में बेच लिया तो पूरा भारत कवर हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली में बेचा, बॉम्बे में बेचा, बैंगलोर में बेचा, हैदराबाद में बेचा, पहुंचो सब जगह, डिग इट अप। बिल्कुल। तब आपका फोड़ना मायने रखता, सार्थक होता है। अच्छा, आपने कहा लर्न एंड रीलर्न। आजकल सबसे ज्यादा लर्निंग जो होती है वो AI से होती है। जो चैट GPT, जेमिनी, क्लॉड पे लोग दिमाग मार रहे हैं, जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा रहे हैं वो दिमाग मार रहे हैं उससे। वो कितना बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है? और कोई ऐसा AI प्लेटफॉर्म आपके पास है जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत काम की चीज होगी? सर, AI प्लेटफॉर्म से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिक्स आप सीख सकते हो, लेकिन पैसा लगाने में डर बेसिक्स में नहीं लगता, लूप होल्स पे लगता है। आप यूज करते हो कोई AI प्लेटफॉर्म? हाँ, चैट GPT यूज करते हैं, क्लॉड यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर मैं AI नहीं यूज कर रहा हूँ तो मैं तो बैल बुद्धि हो गया फिर। एग्जैक्टली। इस साल और इस सदी में AI सबको यूज करना है। लेकिन AI यूज करके क्या मैं धंधा करता हूँ? नहीं। AI यूज करके मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। इंफॉर्मेशन मेरा बंदे ही एग्जीक्यूट करते हैं विद सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड एंड गाइडेंस। राइट। मतलब AI से मैं ये देख लूंगा कि भैया ये आइटम वहां बिक सकता है कि नहीं बिक सकता, ये आइडिया लग जाएगा। मार्केट रिसर्च में आपको हेल्प कर सकता है वो। मार्केट में बेच पाऊंगा कि नहीं खुद जाके, वो नहीं हेल्प करता। सेल्स इज अ स्किल। सेल्स और स्किल है, और AI को बनाया इसलिए क्या कि ह्यूमंस की हेल्प करे, वो रिप्लेस नहीं कर सकता उसको। एग्जैक्टली। क्योंकि अल्टीमेटली हाथ पैर थोड़ी हैं भी उसके। जब आ जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो हाथ पैर नहीं है, तो आपके लिए सेल्स नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, चैट कर लेगा। लेकिन चैटिंग भर से करोड़ों की डील्स, लाखों की डील्स थोड़ी होती। अच्छा, इन दी एंड ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आपको लगती हैं जो हमारे किसी भी व्यूअर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में नहीं करनी है? कोई भी ऐसी 3 4 5 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं? सर, पहली चीज तो ये है कि प्रॉफिट्स के लिए पगलाना नहीं है। अगर आपके चेहरे पे लालच नहीं है तो यू आर अ कंट्रोल्ड पर्सन। ओके। आपको कोई लूटेगा नहीं। ठीक है। दूसरी चीज ये जो नहीं करनी है वो ये है कि फॉल्स प्रोमिसेस पे बिलीव नहीं करना है। ओके। किसी ने आपको सपना दिखा दिया कि साल भर में करोड़ों कर लो, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो। यूट्यूब पे रील्स देख के प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करना है, फॉर गॉड सेक। इंस्टाग्राम पे रील देख के प्लीज नहीं सिलेक्ट करिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के लिए। ज्यादातर जो ख्वाब है तो वो इंस्टाग्राम ही तो ख्वाब दे रहा है लोगों को। देखिए, अब आम आदमी और जौहरी में नजर यही होती है कि जौहरी कांच के टुकड़े को और हीरे को पहचानता है। बिल्कुल है ना। फर्क ही है उसका कि उसको पता है कि यार मेरे को बजा के भी कैसे देखना है कांच को, कि समझ में आ जाए कि हीरा है कि कांच है। तो सीधी बात यह है कि आप उसको एज एन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ट्रीट करिए, नॉट एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म। ये बिजनेस नहीं करा रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फ्री है, पॉपुलर है, इसलिए दे रहा है। अब आप सोचो, मेरे पास आते हैं लोग, वो बोलते हैं कि सर मैंने किसी की रील देखी थी जो बोल रहे थे कि डस्टबिन बैग्स एक्सपोर्ट करने हैं। मैंने उनको बोला कि व्हाई ओनली डस्टबिन बैग्स, आई नॉट पॉली बैग्स। चुप, शांत। फिर मैंने बोला ईमानदारी से बात बताना, रील देखी थी ना? हाँ सर। मुझे पता है ना सर कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को क्या है। बिल्कुल। यूट्यूब पे देख लिया, आ गए, कूद गए। नहीं भाई, वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जान तो लो आगे। रील तो 1 मिनट में खत्म हो गई। बिल्कुल। आपका पैसा भी 1 दिन में खत्म हो जाएगा फिर। तो जानो, ट्रीट इट एज इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। अच्छा, आपको लगता है एक्सपोर्ट का बिजनेस ओवर सैचुरेटेड है? नहीं, इंडिया में नहीं। इंडिया इज एन इंपोर्ट सरप्लस कंट्री। इंडिया में इंपोर्ट डबल है, एक्सपोर्ट आधा है। ओके।
और ओवर सैचुरेटेड तो कतई नहीं है, क्योंकि बहुत स्कोप है इंडियंस में। अभी इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट्स का आई थिंक 10% नहीं चखा है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का 10%। क्योंकि लोगों का सवाल यही होता है ना कि काम तो कर लें लेकिन बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। नहीं, ये एक भ्रांति रहती है कि मैन्युफैक्चरर कर रहा है, हमसे कोई क्यों लेगा। सर, मैन्युफैक्चरर्स के पास अगर इंडिया में इतनी प्रोग्रेस होती तो चाइनीज बन जाते हैं। चाइना में 10 में से 7 एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया में 10 में से 3 एक्सपोर्टर हैं। इतना गैप है। मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अपने आप में परेशान हैं। ईएसआई परेशान कर रहा है, लेबर परेशान कर रही है। लेबर बोल रही है कि साहब गेहूं की कटाई हो रही तो लग चले गए, चावल की बुआई हो रही तो चले गए, ठीक है। उनको कोई और विभाग परेशान कर रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर परेशान कर रहा है, रॉ मटेरियल परेशान कर रहा है। उसकी इतनी परेशानियां इतनी सारी हैं कि उसको चाहिए ही आप जैसे एक्सपोर्टर कि भाई आप माल लो और बेचो। बिल्कुल। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विल बी डिपेंडेंट टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स फॉर द नेक्स्ट 30 years फ्रॉम टुडे, क्योंकि हमारा इंडिया का सिस्टम कहीं ठीक होता वो दिख नहीं रहा कि सबको बिल्कुल फैसिलिटीज दे दी हैं। आप एक बार दुकान खोलने जाइएगा, नगर निगम आके खड़ा हो जाएगा, पैसे दे दो, बिल्कुल ये दे दो, वो दे दो। तो कमाई चालू नहीं हुई है, खर्चा पहले चालू हो जाता है। ये प्रॉब्लम है अभी। ये प्रॉब्लम मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को नहीं आती कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है और बेचना है, बाकी वो हेडेक संभाल के बैठा है। अच्छा, मीडिएटर्स की इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स हैं इंडिया में। एक्सपोर्ट जब आप करने जाएंगे, इंपोर्ट करने जाएंगे तो बहुत सारे मीडिएटर्स हैं। उनकी वैल्यू कितनी है? सर, मीडिएटर मार्केट जो है ज्यादातर जो मैंने देखा है वो कपड़े के मार्केट में चलता है। ओके। कि उसमें बीच में अड़तिया कहते हैं इसको, तो अड़तिया होता ही होता है। अनाज में चलता है तो ठीक है, कर सकते हो, वो थोड़ा मार्जिन अपना रखते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है एक्सपोर्टर्स को कि अपना एंड सेलर आप खुद ढूंढिए। ओके। आप एंड टू एंड काम करिए, क्योंकि मीडिएटर का मार्जिन देने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मुझे किसी ने राय दी थी कि अरे ये एक मीडिएशन कंपनी है, सारा हेडेक इनका होगा, नहीं, ये पैसा भी निकलवा के देंगे, सब कुछ ही करा के देंगे। नहीं, ऐसा बहुत से लोगों को राय मिलती है। ये शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मीडिएशन वाला अगर मान लो कुछ कांड हो गया उसके साथ तो गया धंधा आपका। गलती किसी और की थी ना, पाप गए। ये शॉर्टकट्स नेवर टेक द लॉन्ग रूट। वो आपको 6 महीना लेट पहुंचाएंगे, लेकिन जब वहां पहुंचोगे ना, आप सस्टेन कर पाओगे। तो जिसको कहते हैं ना अंगद का पैर, ये वो है। एक बार जमा लोगे तो जमा लिया तो जम गया, फिर नहीं हिल रहे आप। अच्छा, एडवाइस बहुत मायने रखती है। आपकी पूरे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मुझे लगता है कि एडवाइस और सजेशन एक ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए, जिसने खुद वो काम किया हो। जिसने खुद नहीं किया है वो अगर आपको राय दे रहा है पान की खोखे पे आ गए कि भाई वो फलाना आपको मैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बेच दो। एक बात बताता हूँ, इंडिया में जितने 80% एक्सपोर्ट कोचेज हैं वो एक कमरे के बाहर कभी निकले नहीं है। एग्जैक्टली एक कमरे के बाहर कभी निकले नहीं है। जिसने खुद एक्सपोर्ट नहीं किया वो यूट्यूब का कोई कोर्स देख के आपका कोच बन गया। बढ़िया नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट पहन के रील बना रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। दुबई गए, मार्केट तो घूम आए, उसके फोटो डाल दी। आजकल एआई से बन ही जाता है, जनरेट हो जाता है सब। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान बायर सेलर मिलवा रहा है, एक इंसान पोर्टल बनवा रहा है। आप मानेंगे नहीं, इंडियन कोचेस ने क्या करा आजकल पोर्टल्स बना दिए हैं कि ये बायर आ जाए, यहाँ से सेलर आ जाए, जस्ट लाइक B2B पोर्टल। बिल्कुल, आप अपना अपना ढूंढ लो। तो ये तो एक जमाने से चला आ रहा है। जब आप इसको मास लेवल पे लेके जाते हो ना, तो फ्रॉड्स इसमें आ जाते हैं। भाई चलो, आप अच्छे कोच थे, आपने ईमानदारी दिखाते हुए 10 सेलर्स को जोड़ा, ठीक है, तो बिगिनर हो। अभी टर्नओवर करोड़ रुपए का है। बिल्कुल, अभी लालची नहीं हो, कम है। अब जब लालच बढ़ेगा 2 साल बाद, तो आप मास लेवल पे जुड़वाओगे लोगों को, तो तब असली नकली का भेद खत्म होने लगेगा। आपको मैं बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, चाइना की ऐसी 2 बहुत बड़ी B2B सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में चलते हैं, जहाँ पे कॉपर स्क्रैप में 99% नकली सेलर्स हैं। अच्छा, 99%। मैंने अपने एक वेबिनार में दिखाया भी था, लाइव दिखाया था लोगों का, होश उड़ गए थे लोगों के। 99% नकली सेलर्स हैं। अच्छा, सेलर नकली, उनकी रिपोर्ट नकली, और रिपोर्ट वेरीफाई करने वाली वेबसाइट तक नकली। SGS, इंटरटेक, TUV, रेलैंड, ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं। SGS is called like the भीष्म पितामह of testing, okay, वर्ल्ड वाइड। उन्होंने SGS की नकली वेबसाइट 1 पेज की लॉन्च कर रखी है। आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने रिपोर्ट नंबर डाली, रिपोर्ट वेरीफाई हो गई, SGS उस पे URL पे लिखा हुआ, आगे पीछे क्या पढ़ाई नहीं है आपने, क्योंकि आप तो लालच में अंधे हो। और बिगनर को वैसे भी पता ही नहीं होता ये सारी चीजें, पता ही नहीं होती सर, पता ही नहीं होती। मैं यही तो चीजों से पिटा था 2020 में कि भाई ये कोई बता देता, मुझे कोई हैंड होल्ड कर देता। नहीं करते लोग सर। एवरीवन इज, इंडिया के मोस्ट कोचेस आर बिजी मिंटिंग मनी। 20,000 का कोर्स बिक जाए मेरा जैसे तैसे, हम आपको ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, दुबई भी ले चलेंगे, आलू भी बिकवा देंगे, प्याज भी बिकवा देंगे। प्लीज सर, इस चक्कर में पड़ना बंद कर दे पब्लिक इंडिया की।
खुद सीखे खुद करे, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। किसी क्रेडिबल कोच को, जिसको भी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे को ज्वाइन करो, बिल्कुल, मैं कभी नहीं बोलता मुझे ज्वाइन कर। जब सीरियस हो गए मेरे पास, अपने आप लैंड अप कर जाओगे आप। बिल्कुल। जब भी जहां जा रहे हो पूरी शिद्दत से करो काम, शिद्दत से काम करो और सीखो और एग्जीक्यूट करो। फिर जहां फंस जाओगे वहां तो मैं बैठा ही हूं। बिल्कुल। तो इट इज वेरी सिंपल लाइक दैट। अच्छा, आपको कोई कांटेक्ट कैसे करेगा? आपने कहा कि कहीं फंस जाओगे तो मैं तो बैठा ही हूँ। हाँ, मेरे वेबसाइट का नाम इज eximtitans.com। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा, आप फ्लैश कर दीजिएगा स्क्रीन पे, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। बट मैं आप सभी को बता देता हूँ, अवेलेबल हो। हाँ, क्योंकि लोगों का कॉल जाए और वो आपसे मिलना, बात ना कर पाए या हाँ, कांटेक्ट ना हो पाए। हाँ, हो जाएगा ना? हाँ, मेरी टीम बात करेगी, बिल्कुल। दे आर वेरी मच अवेलेबल फॉर यू। मैं डायरेक्टली नहीं मिलता हूँ, परफेक्ट, वो मिलेंगे आपको। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेल्स जबरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं सबसे ज्यादा नीडी पर्सन की मदद करूं। नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड पर्सन, बट जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, कि भाई करना ही है यार, इसको, इसके अंदर आग है, शिद्दत है जिसमें, है ना। जैसे शोले में जो इंस्पेक्टर साहब थे ना, वो ढूंढ के लाए थे जय और वीरू को, बिल्कुल, ठाकुर साहब। तो वो जय और वीरू चाहिए होते हैं मुझे कि यार कौन लड़ेगा मेरे लिए। दैट इज द की। क्योंकि आपकी इज्जत से मेरी इज्जत है, आप नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगता है। यार इस बंदे को मैंने इतना खींचा, किया नहीं, इसने छोड़ दिया बीच में, इज बिजी डूइंग सम एक्स वर्क। वो नहीं, जब 100% डिटरमिन्ड हो, जब फोड़ने की इच्छा हो, तब आना, तब बात करेंगे, तब फोड़ भी पाओगे। वेल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। ये आपके लिए कम, मेरे लिए ज्यादा था पॉडकास्ट, क्योंकि मैं खुद बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कुछ किया जाए, कुछ फोड़ा जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत हद तक मेरी डाउट्स क्लियर हुए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच यहाँ पर, और आपने इस पॉडकास्ट को पूरा किया और आपने यहाँ तक देखा है, इसके लिए तो मैं आपका शुक्रगुजार हुई। लेकिन मैं एक बात डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देख लिया है ना, उसका मतलब ये है कि आप फोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में सीरियसली उतरने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप पे गर्व कीजिए और अब उतर जाइए, लेकिन सही नॉलेज के साथ, सही लर्निंग के साथ, सही अप्रोच के साथ। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।